मानव ने यशिका का हाथ पकड़ा और यशिका को उठाया। फिर मानव ने यशिका से कहा, चलो मेरे साथ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट लिखवाते हैं। रोहन जो इतनी देर से चुप खड़ा था, मानव की बात सुनकर बोला, आपको क्या लगता है कि पुलिस ये केस जल्दी सुलझा देगी? मानव ने प्रश्न भरी नजरों से रोहन की तरफ देखा और कहा, कम से कम लापरवाही तो नहीं दिखाएगी। रोहन ने हैरानी के साथ मानव की तरफ देखा और सिर पर हाथ रखते हुए मानव से बोला, लापरवाही? हमने की है क्या लापरवाही? मानव ने घूर कर रोहन की तरफ देखा, फिर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मिस्टर रोहन, माइंड इट। रोहन मानव की बात सुनकर फीकी सी हंसी हंसा और फिर हाथ उठाकर मानव को समझाने के लिए उंगली से इशारा करते हुए मानव से कहा, देखिए मिस्टर मानव, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लापरवाही हमारी तरफ से नहीं हुई है। आपको भी मालूम है कि वो क्यों भागा? मानव ने रोहन को घूरते हुए कहा, ओह रियली, ओवर कॉन्फिडेंस। रोहन ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ही सही। वैसे क्या होगा पुलिस स्टेशन जाकर? वो आपकी एक और एफआईआर दर्ज कर लेंगे और बस चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद करते रहिए इंतजार। उसके बाद वो कुछ नहीं करने वाले। देखिए मिस्टर मानव, मुझे ऐसे बहुत से केसेस का एक्सपीरियंस है, प्लीज आप मुझे अपने हिसाब से डील करने दें। रोहन की आवाज से फ्रस्ट्रेशन साफ पता चल रही है। हालांकि मानव भी काफी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए रोहन की बात सुनकर मानव ने गुस्से में माथे पर बल डालते हुए दूसरी तरफ देखते हुए हाथ नचाकर कहा, दिख रहा है आपका एक्सपीरियंस और आपके डील करने का तरीका। फिर बोलते हुए मानव ने हल्की ताली बजाई। उसके बाद मुंह बनाते हुए बोला, मान गए मिस्टर रोहन इन्वेस्टिगेटर जी, अगर आज यशिका को कुछ हो जाता तो? मानव अभी रोहन से ये सवाल कर ही रहा था कि यशिका ने बीच में ही दोनों हाथों को उठाकर रुकने का इशारा करते हुए कहा, बस करो मानव, जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं। मानव को यशिका की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उसने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए यशिका की तरफ देखा और कहा, ये तुम बोल रही हो यशिका? आज तुम्हें मुझसे ज्यादा इस आदमी पर विश्वास है? मानव के इतना कहते ही रोहन ने बीच में कूदते हुए मस्खरेपन से कहा, रोहन नाम है मेरा। मानव ने लगभग रोहन को डांटे हुए कहा, ओ शट अप, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? जो इंसान मौका और समय देखकर बात ना करे वो क्या किसी केस को सॉल्व कर पाएगा? मानव ने रोहन की तरफ देखते हुए ताना मारा, लेकिन रोहन मानव की बात का मतलब समझ गया और कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा और बोला, आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। इसी बीच यशिका ने मानव का हाथ खींचते हुए कहा, मानव तमाशा मत करो, देखो लोग इकट्ठे होने लगे हैं, प्लीज मेरी बात सुनो। मानव ने यशिका का हाथ दूसरे हाथ की हेल्प से छुड़ाया और फिर यशिका के हाथ को कोने की तरफ से पकड़ते हुए मानव ने यशिका से पूछा, मैं कर रहा हूँ तमाशा या तुम कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यशिका। यशिका ने मानव को समझाना चाहा, इसलिए धीरे से मानव की नजदीक सरकी और बोली, मानव मेरी बात समझो, पहले ही इतना तमाशा बन चुका है कि अब दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुम जिस पुलिस की बात कर रहे हो ना, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो वो कितनी कोऑपरेटिव है। अभी मानव यशिका और रोहन से बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर लोग इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे वहाँ काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के लोग आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। भीड़ में से एक बंदे ने कहा, कौन है यहाँ मियां बीवी, क्यों आपस में लड़ रहे हैं? तो भीड़ में से ही एक आदमी ने कहा, बताओ क्या जमाना आ गया है? दूसरे ने पूछा, क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या तमाशा है? भीड़ में से एक बोला, मामला कुछ गंभीर लगता है। तभी एक ने मजाक बनाते हुए कहा, अरे ये हाई प्रोफाइल लोग, इनके धमाके भी हाई प्रोफाइल ही होते हैं। अभी भीड़ सवाल जवाब कर ही रही थी कि वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी आ गए और फिर भीड़ लगी हुई देखकर रुक गए। रिपोर्टर्स ने देखा कि भीड़ में से कुछ लोग कहते कि अंदर के लोगों की फोटो क्लिक कर रहे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, आखिर बात क्या है? उस व्यक्ति ने कंधे उचकाकर कहा, पता नहीं। दूसरा रिपोर्टर बोला, चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही रिपोर्टर कैफे के अंदर पहुंचे तो बोले, अरे ये तो मानव और यशिका है। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, क्या हुआ है पता करते हैं, जरूर ही कोई नया हंगामा किया होगा। तभी उनमें से एक रिपोर्टर ने मजाक बनाते हुए कहा, यार इन लोगों का नाम तो हंगामा का रख देना चाहिए। उस रिपोर्टर की बात सुनते ही वो सारे रिपोर्टर्स हंसने लगे। एक तरफ रिपोर्टर्स मानव यशिका का मजाक बना रहे हैं तो दूसरी तरफ यशिका उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने मानव का हाथ खींचते हुए कहा, मानव चलो यहाँ से, वरना फिर बेतुके सवाल खड़े हो जाएंगे। देखो सामने से रिपोर्टर आ रहे हैं, उन्होंने फोटो भी क्लिक करनी शुरू कर दी है। इतना कहते हुए यशिका ने अपने फेस को दुपट्टे से ढका और मानव का हाथ खींचते हुए ले जाने लगी। मानव भी नहीं चाहता था कि यहाँ कोई और नया पंगा हो, इसलिए मानव भी आंखों पर अपने चश्मे चढ़ा तेज कदमों से बाहर निकलने लगा। लेकिन रिपोर्टर्स की भीड़ उनके करीब आ गई और वो मानव और यशिका से कहने लगे, मिस्टर मानव एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मैम। लेकिन मानव रिपोर्टर्स की भीड़ को चीरता हुआ कार तक पहुंच गया, लेकिन यशिका पीछे ही रह गई और रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। तभी रोहन भाग कर आया और उसने यशिका का हाथ पकड़कर रिपोर्टर्स को पीछे धकेलते हुए यशिका को कार तक पहुंचाया। मानव ने फौरन कार का दरवाजा खोला और यशिका से कहा, गेट इन फास्ट। यशिका काफी घबरा गई थी, वो जल्दी से कार में बैठी और रोहन ने यशिका की कार का दरवाजा बंद कर यशिका से कहा, कार की विंडो बंद कर लीजिए और आप लोग निकले यहाँ से, इन लोगों को मैं देखता हूँ। रिपोर्टर्स को कार की तरफ आता हुआ देखकर मानव ने स्पीड से कार निकाली। रिपोर्टर्स में से एक ने आवाज लगाते हुए कहा, आप लोग इस छोटे से कैफे में क्या कर रहे थे ये तो बताते जाइए। एक तरफ रिपोर्टर्स कैफे में मानव और यशिका के आने का कारण ढूंढ रहे हैं तो दूसरी तरफ मानव और यशिका कार में बैठे हैं। हालांकि यशिका इस समय मानव के गुस्से से डरी हुई है, फिर भी उसने मानव को थोड़ा शांत करने की कोशिश की, इसलिए धीरे से मानव के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, मानव प्लीज मान जाओ, गुस्सा शांत करो। मानव मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम उसका कारण भी तो समझने की कोशिश करो। मानव ने यशिका के हाथ के नीचे से अपना हाथ खींचा और यशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, जानती हो यशिका, किसी भी रिश्ते की शुरुआत ट्रस्ट से होती है और तुम्हें मालूम है वो रिश्ता टूटा भी उस ट्रस्ट की वजह से है, क्योंकि जब वो ट्रस्ट टूटा है ना तो बहुत चोट पहुंचाता है और तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। मानव की बात सुनते ही यशिका रोने लगी और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा कोई ट्रस्ट नहीं तोड़ा, मैं बस अपने लेवल पर इस परेशानी से निपटना चाह रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोशिश नाकाम हो जाएगी। यशिका को रोता हुआ देखकर मानव थोड़ा नरम पड़ा। उसने कार में रखी हुई पानी की बोतल से ड्राइव करते करते थोड़ा पानी पिया और अपने क्रोध को शांत करते हुए यशिका से बोला, रो मत यशिका, मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। देखो यशिका, इतनी बड़ी बात छुपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, पर आई होप इसके बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। यशिका ने मानव की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और रुआसी आवाज में बोली, हाँ मैं समझ गई मानव, आई एम सॉरी।
मानव ने कार की स्पीड को हल्का किया और यशिका की तरफ देखा। फिर यशिका के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए मानव ने कहा, मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करना। देखो, घर पर ये सब बात डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ना ही बच्चों से ना ही किसी और से। यशिका ने हामी में सिर हिलाया, फिर मानव की तरफ देखा। मानव के दिमाग में कुछ चल रहा है। दोनों कार में शांत बैठे हैं और कार सड़क पर अपनी स्पीड पर दौड़ रही है। एक तरफ मानव और यशिका कार में घर की तरफ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बच्चे बजाज पेंशन में खाना नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से बुआ जी परेशान है। वो बच्चों से बार बार कह रही हैं, खाना खा लो, भूखे रहना अच्छी बात नहीं। लेकिन बच्चे जिद पर अड़े हुए हैं और वो इधर से उधर बुआ से बचकर भाग रहे हैं। शुभम ने भागते हुए कहा, मुझे तो मम्मा के हाथ से खाना है। इतना कहते हुए शुभम भागा और भागते भागते उसकी टक्कर ड्राइंग रूम में लगे हुए वास से हो गई, जिसकी वजह से फर्श पर गिरकर वो वास टूट गया। जैसे ही वास टूटा, दोनों बच्चे सहम गए और बुआ डांटते हुए बोली, देखो हो गया ना नुकसान, कहना नहीं मानते बिल्कुल भी। अब एक तरफ बैठ जाओ, चुपचाप खाना खा लो, वरना मम्मी पापा आएंगे तो नाराज होंगे। एक तरफ बच्चे बुआ जी को परेशान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वानी कैफे से बाहर निकल रही है। जैसे ही एक रिपोर्टर ने वानी की तरफ देखा तो बाकी रिपोर्टर से बोली, न्यूज चाहिए तो वो देखो सामने, यहीं से न्यूज मिलेगी। और फिर कैफे से निकल रही वानी को एक रिपोर्टर ने पकड़ लिया और बोली, मैम मैम सुनिए ना, आपको तो सब कुछ पता होगा ना, प्लीज बताइए ना कि यहाँ पर क्या चल रहा था। वानी ने चोर नजरों से इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, अगर मेरा नाम ना आए तो मैं बताऊं। ये कहकर वानी ने रिपोर्टर की तरफ देखा और आंख मारते हुए मुस्कुराई। इतना सुनते ही रिपोर्टर भी मुस्कुराई और मुंह पर जिप लॉक का इशारा करते हुए बोली, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, कहीं भी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ था। रिपोर्टर की बात सुनकर वानी रिपोर्टर के कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई, ये एक स्टॉकर का मामला है। कोई आशिक आवारा हमारी यशिका के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आज उसी को पकड़ने आए थे, लेकिन वो शातिर यहाँ से निकल गया। वानी की बात सुनकर रिपोर्टर ने मुस्कुराकर वानी की तरफ देखा और बोली, अब बनेगी एक मसालेदार खबर, और दांत दिखाते हुए हंस पड़ी। एक तरफ रिपोर्टर एक मसालेदार खबर मिलने के चक्कर में खुश है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में श्रद्धा को डिस्चार्ज मिल गया है। डॉक्टर ने नेहा से कहा, आप श्रद्धा को ले जा सकती हैं, बस जरूरी पेपर की फॉर्मेलिटी और पेमेंट कर दीजिए। डॉक्टर की बात का जवाब देते हुए नेहा ने डॉक्टर से कहा, ठीक है। नेहा और श्रद्धा रिसेप्शन पर खड़े हैं। नर्स ने एक फॉर्म श्रद्धा की तरफ बढ़ाया। श्रद्धा ने फॉर्म पढ़ा और साइन किया, फिर पैसे देने के लिए कार्ड निकाला तो निखिल रिसेप्शन पर आकर बोला, मैं दे रहा हूँ पैसे। निखिल की बात सुनकर श्रद्धा ने आंखें तरेली और निखिल की तरफ बिना देखे गुस्से में कहा, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, अपने पास रखो। निखिल ने श्रद्धा का हाथ पकड़कर कार्ड हाथ से लेना चाहा और कहा, दे तो रहा हूँ मैं श्रद्धा, कैसी जिद है। निखिल की बात सुनते ही श्रद्धा निखिल का हाथ गुस्से में हटाते हुए बोली, दिखावा मत करो। नर्स दोनों को झगड़ते हुए देखकर उखड़ गई और इरिटेट होते हुए बोली, बाय द वे ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। श्रद्धा ने नर्स की बात पर झेपते हुए उससे कहा, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर श्रद्धा अपनी कजन का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। नेहा ने हॉस्पिटल से निकलकर उबर बुक की और वेट करने लगी। तभी उन दोनों के ठीक सामने एक कार आकर रुकी। श्रद्धा कार को देखते ही पहचान गई और वो नेहा का हाथ पकड़कर थोड़ा पीछे हटी। ये निखिल की कार है। निखिल ने कार का शीशा नीचे किया और आवाज लगाते हुए श्रद्धा से कहा, आओ बैठो श्रद्धा। श्रद्धा ने गुस्से में निखिल की तरफ देखा और आंखों को सिकोड़ कर कहा, तुम लेकर आए थे मुझे यहाँ, याद करो तुमने तो परवाह भी नहीं की थी। अभी श्रद्धा निखिल को सुना ही रही थी कि इसी बीच उबर आ गई और नेहा श्रद्धा उबर में बैठ गई। निखिल ने श्रद्धा की गाड़ी के पीछे ही गाड़ी दौड़ाई और जैसे ही श्रद्धा और नेहा फ्लैट पर पहुंचे, निखिल भी उनके साथ अंदर जाने लगा। लेकिन श्रद्धा ने निखिल को हाथ से पीछे धकेला और दरवाजा बंद करने लगी। निखिल ने हाथ से दरवाजे को रोकने की कोशिश की तो श्रद्धा ने दोनों हाथों से दरवाजे को धकेलते हुए बंद करने की। निखिल ने श्रद्धा को ऐसा करने से रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन श्रद्धा ने निखिल के मुंह पर दरवाजा पटक दिया और बोली, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम फौरन मेरे घर से चले जाओ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा की आवाज भर आई और वो दरवाजे के सहारे निढाल होते हुए बैठ गई। निखिल ने दरवाजा पीटते हुए कहा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। लेकिन श्रद्धा ने निखिल की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर दरवाजे के सहारे बैठी हुई रो रही थी और रोते हुए श्रद्धा बोली, निखिल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, याद करो तुमने अभी 2 दिन पहले ही क्या कहा था। जाओ, हिम्मत है तो जाकर इंस्पेक्टर को वो फुटेज दो, अब मुझे कोई डर नहीं। निखिल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए खुद बर्बाद होना पड़ जाए। अब क्या होगा श्रद्धा का अगला कदम। श्रद्धा अपने फ्लैट में दरवाजे के पीछे खड़ी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने रोते हुए गुस्से में निखिल से कहा, निखिल तुम मुझसे मुझे बोल रहे थे ना कि तुम मुझे फंसाना चाहती हो, तो जाओ पहले इंस्पेक्टर के सामने अपना गुनाह कबूल कर लो। तो ठीक है, मैं कर लूंगी। अगर तुमको तबाह करने के लिए मुझे खुद तबाह होना पड़ा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खुशी खुशी तबाह हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है निखिल, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये बोलकर श्रद्धा रोते रोते वहीं दरवाजे पर बैठ गई। श्रद्धा की ये सारी बातें सुनकर निखिल को मन ही मन बहुत अफसोस हुआ। वो ये सब नहीं चाहता था। निखिल दरवाजा पीटने लगा। निखिल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। उसने दरवाजे को पीटते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? ये पागलपंती छोड़ो, जो भी मन में आ रहा है बोले जा रही हो। श्रद्धा मेरी बात सुनो, एक बार दरवाजा तो खोलो। तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा ने निखिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। निखिल बेहाल हो गया। उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो थक कर सीढ़ियों पर बैठ गया और सिर पकड़कर खुद से बोला, पागल हो गई है ये लड़की, कैसे समझाऊं इसको? खुद को तो बर्बाद करने पर तुली है और मुझे भी करके रहेगी। निखिल ने नेहा को कॉल मिलाई। निखिल की कॉल देखते ही नेहा ने कॉल रिसीव कर निखिल को गुस्से में कहा, चले जाओ तुम यहाँ से निखिल, श्रद्धा तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी निखिल, तुमने उसको बहुत दुख पहुंचाया है। नेहा की बात से निखिल और परेशान हो गया और उसे खींचते हुए नेहा से कहा, स्टॉप दिस नॉनसेंस, लेट मी टॉक टू हर, प्लीज हेल्प। लेकिन नेहा ने निखिल की बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट कर दी। निखिल को नेहा से इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी। निखिल लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर एक तरफ बैठ गया और सोचने लगा, क्या करूं, कैसे समझाऊं श्रद्धा को?
इसने तो अपने सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी है। खुद को तो बर्बाद करेगी, साथ में मुझे भी ले डूबेगी। एक तरफ सीढ़ियों पर निखिल परेशान बैठा हुआ चिंता कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी फ्लैट पर दरवाजे के पीछे बैठी श्रद्धा रो रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसकी घिघी बन गई। नेहा ने जब श्रद्धा का ये हाल देखा तो नेहा की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। वो परेशान हो गई। फिर नेहा ने एक ग्लास में पानी लिया और उसने आकर श्रद्धा से कहा, लो पहले इसे पियो। श्रद्धा ने हाथ से ग्लास को पीछे हटा दिया। श्रद्धा के पानी ना पीने पर नेहा ने ग्लास को टेबल पर रखा और श्रद्धा को उसकी बाह पकड़कर उठाया और कहा, उठो श्रद्धा यहाँ से, ये क्या हाल बना रखा है ऐसे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सब। What have you done to your life? ऐसे जिंदगी को जीना चाहती थी? कभी सोचा है कि तुम क्या चाहती थी और क्या बन गई हो? Just look at yourself, श्रद्धा। और ये कहते हुए नेहा ने श्रद्धा को दोनों कंधों से पकड़कर हिलाया। श्रद्धा ने रोते हुए नेहा की तरफ देखा और नेहा से लिपटकर रोने लगी। रोते रोते श्रद्धा ने कहा, नेहा, नेहा ये क्या हो गया? मेरा बच्चा भी नहीं रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं। मुझे तो अब कोई सहारा नहीं दिखता। नेहा, तुम ही बताओ प्लीज। नेहा ने श्रद्धा को अपने से अलग कर उसकी दोनों बाहों को पकड़ा और कहा, लुक एट मी श्रद्धा, तुम बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। क्यों श्रद्धा, क्यों? वो भी एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास ना दिल है ना दिमाग। और तो और कमाल की बात देखो, जिस लड़के का ये बच्चा है वो लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहता और उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। नेहा ने गुस्से में उफनते हुए कहा। फिर सांस फूलने पर कुछ मिनट के लिए चुप हो गई। 1-2 मिनट चुप रहने के बाद नेहा ने अपनी कमर पर एक हाथ रखते हुए श्रद्धा से आगे कहा, इधर मिसकैरेज, उधर पुलिस वाले तुम्हारे घर के चक्कर काट रहे हैं और तुम एक और बेवकूफी करने जा रही हो। तुम अपना गुनाह कबूल करने की बात कर रही हो। किया क्या है तुमने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और नेहा की बात सुनकर श्रद्धा हथेलियों के बीच में मुंह छुपाकर दहाड़े मारकर रोने लगी। नेहा ने आगे बढ़कर श्रद्धा को चुप कराने की कोशिश की। श्रद्धा के बालों में उंगलियां फेरते हुए नेहा बोली, ऐसा क्या किया है तुमने? क्या ऐसे अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए ही इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था? एक आदमी की कठपुतली बनकर रह गई हो तुम श्रद्धा। तुम उस आदमी के लिए रो रही हो जो इस लायक ही नहीं है। छोड़ो उस आदमी को, आगे बढ़ो, वरना तो ये जिंदगी बहुत मुश्किल लगेगी श्रद्धा। नेहा की बात सुनते ही श्रद्धा ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे हैं। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई हैं और चेहरा लाल पड़ गया है। श्रद्धा ने नेहा के हाथों को अपने हाथ में लेकर थपथपाया, फिर आंसू भरी आंखों के साथ भागकर अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नेहा कमरे में खड़ी की खड़ी रह गई। उसने श्रद्धा को पीछे से आवाज लगाई और कहा, श्रद्धा पहले मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? एक तरफ श्रद्धा अपने कमरे में परेशान बंद है तो दूसरी तरफ मानव और यशिका अपने घर बजाज मैंशन आ गए। मानव ने कार रोकी और यशिका की तरफ देखा। खोई हुई आंखों से यशिका ने मानव की तरफ देखा और चुपचाप अपना पर्स उठाया और कार से नीचे उतर गई। मानव ने अपनी कार से उतरकर कार को लॉक किया और दोनों सुस्त कदमों से घर में अंदर आ गए। दोनों के बीच में एक गहरा सन्नाटा है। मानव और यशिका को लिविंग रूम में बैठी हुई बुआ आते हुए देख रही हैं। बुआ ने मन ही मन सोचा, दोनों आपस में बात भी नहीं कर रहे, माजरा क्या है? लिविंग रूम में कदम रखते ही बुआ ने मानव को टोका, आज तो लौटने में काफी देर हो गई। हाँ, आज थोड़ी देर हो गई, अपने एक दोस्त के साथ कैफे में बैठ गया था। मानव के बोलते ही बुआ ने कुछ अजीब तरह से व्यंग्यात्मक नजरों से यशिका की तरफ देखा। यशिका को थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लगी। यशिका ने मन ही मन सोचा, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए यशिका ने बुआ से नजरें चुराते हुए कहा, अभी आती हूँ मैं। और ये कहकर यशिका अपने कमरे में चली गई। हालांकि मानव के जवाब से बुआ सैटिस्फाई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने और कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा। बुआ ने खुद से कहा, जिस समय दोनों घर में घुसे तो भी बिल्कुल शांत थे, कुछ तो बात है, लेकिन क्या? बुआ ये सब सोच ही रही थी कि इसी बीच मानव भी अपने कमरे में चला गया। जैसे ही आर्यन और शुभम को मानव और यशिका के आने का पता चला तो दोनों आर्यन और शुभम खुशी में भागते हुए मानव यशिका के रूम में आए और खुश होकर चहकते हुए बोले, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। कहाँ थे आप लोग? हम पता है कब से आप लोगों का वेट कर रहे थे। फिर दोनों बच्चों ने मानव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मानव से जिद करते हुए बोले, हमारे साथ खेलो ना पापा, कितने दिन हो गए आपने हमारे साथ कोई गेम नहीं खेली। दादाजी भी नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा, हम बोर हो रहे हैं। मानव ने बच्चों को प्यार से समझाना चाहा, इसलिए मानव ने कहा, बच्चों अभी नहीं, अभी थके हुए हैं हम लोग, थोड़ी देर बाद खेलेंगे। मानव की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो गए। फिर मुंह फुलाकर यशिका से बोले, कम से कम आप तो खेलो हमारे साथ, पता है कब से हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, और मम्मी हमें बुआ जी ने डांटा भी। बच्चों की बात सुनकर यशिका ने दोनों बच्चों को प्यार से अपने पास बिठाया और कहा, अभी आप लोग अपना कुछ खेलो, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगी, और आपने कुछ गड़बड़ की होगी तभी आपको डांट पड़ी। यशिका की बात सुनकर बच्चों ने मुंह बनाया और उठकर बाहर चले गए। लेकिन थोड़ी सी ही देर में बच्चे शैतानी करने लगे और उनकी आवाजें तेज हो गई। मानव को बच्चों का इस तरह से शोर करना अच्छा नहीं लगा। मानव गुस्से में उठा और बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, आसमान सर पर उठाकर रखा है, कुछ देर शांति से नहीं बैठ सकते। मानव को बच्चों पर इस तरह से गुस्सा करता हुआ देख बुआ मानव के कमरे में आई और मानव से बोली, बस करो मानव, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं, बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ही। और ये कहकर बुआ बच्चों को अपने साथ ले गई। बच्चों को दूसरे रूम में बैठाकर बुआ मानव के पास आई और आकर पूछा, क्या बात है मानव, जब से आए हो गुमसुम हो, कोई परेशानी है क्या? बुआ की बात सुनकर मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला गया। फिर बुआ ने यशिका की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है यशिका, मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ तुम लोगों के बीच का सन्नाटा, आपस में कोई अनबन हुई है क्या? यशिका बुआ के इस तरह के सवाल जवाब से परेशान सी हो गई और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अपने फेस एक्सप्रेशंस को स्मूथ करते हुए बुआ की तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यशिका का जवाब सुनकर बुआ यशिका के रूम से बाहर चली गई। यशिका के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो सोचते हुए बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही है। तभी मानव वॉशरूम से बाहर आया और उसने यशिका को अपने मोबाइल में कुछ करते हुए देखा। मानव से रहा नहीं गया तो उसने यशिका से पूछा, क्या हुआ यशिका, कोई परेशानी? यशिका ने चौंक कर मानव की तरफ देखा और घबराकर फोन साइड वाली टेबल पर रख दिया।
मानव यशिका के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्रश्न भरी नजरों से देखा। यशिका ने मानव के हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से हिचकिचाते हुए कहा, मानव, दरअसल मैं सोच रही थी कि अब वो स्टॉकर फोन करेगा तो क्या होगा। मानव ने हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखा और कहा, मैं समझा नहीं यशिका, क्या होगा से क्या मतलब? वही होना चाहिए जो ऐसे लोगों के साथ सही सलूक होता है। मानव की बात पर यशिका ने हामी में से हिलाया। फिर मानव की तरफ देखते हुए कहा, असल में मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब तक तो ना जाने उसके इतनी देर में कितने कॉल आ जाते और अब तक तो एक भी नहीं किया। यशिका की बात आराम से सुनते हुए मानव मुस्कुराया और बोला, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, एक्सपोज होने के बाद बैकफुट पर आ जाते हैं। डरपोक होते हैं इस दुनिया के लोग। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कोई कॉल करेगा। यशिका ने मानव की बात सुनकर राहत की सांस ली और तकिए के सहारे कमर टिकाते हुए बैठ गई। कुछ याद आया तो बेड के किनारे के पास खड़े हुए मानव का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में हाथ लेकर मानव की नजरों में नजरें डालकर मानव से कहा, क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? मानव ने यशिका की बात सुनकर यशिका के बालों में हाथ फेरा। उसके बाद यशिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसकी कमर सहलाते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूँ और सच बताऊं, था भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता करता हूँ। मानव की बात सुनते ही यशिका की आंखों में आंसू आ गए और उसने गीली आंखों की कोरों को पहुंचते हुए कहा, सच में मानव, मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत चिंता थी। यशिका अभी कुछ और कहती, उससे पहले ही मानव ने उसके होठों पर अपने हाथ की उंगली रखी और धीरे से यशिका के माथे को चूमा। फिर मानव ने यशिका से कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है यशिका, मैं सब जानता हूँ। मानव के इतना कहते ही यशिका मानव से लिपट गई। फिर दोनों गले लग गए। एक तरफ तो बजाज मैंशन में यशिका और मानव एक दूसरे के गले लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानव की ऑफिस के गोदाम में हर्ष कुछ कर रहा है। हर्ष के पास गोदाम में एक बड़ा ट्रक खड़ा है और गोदाम में ऑफिस के कुछ वर्कर माल ला रहे हैं। हर्ष माल की लदी हुई बोरियों को गिन रहा है और पूरा माल ट्रक में लोड होने के बाद हर्ष ने ट्रक ड्राइवर से कुछ पेपर्स लिए और उन पर साइन किया और फिर उसके बाद ट्रक ड्राइवर से कहा, अब तुम ले जाओ। ट्रक के माल ले जाते ही मिस्टर डोगरा ने हर्ष को कॉल मिलाई और हर्ष से पूछा, काम हो गया? मिस्टर डोगरा की बात का जवाब हर्ष ने बहुत ही खुशी के साथ दिया और कहा, जैसे आपने कहा था वैसे सारा काम हो गया। हर्ष की बात से मिस्टर डोगरा खुश हो गए और उन्होंने हर्ष से अगला सवाल किया, हर्ष, किसी को शक तो नहीं हुआ ना? हर्ष ने इतराते हुए कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने इतनी कच्ची गोलियां भी नहीं खेली हैं। आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही काम चल रहा है और कंसाइनमेंट भी टाइम पर पहुंच जाएगा। मिस्टर डोगरा ने हर्ष की बात सुनकर राहत की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोले, चलो अच्छा है। हर्ष ने खुश होते हुए कहा, अच्छा नहीं सर, बहुत अच्छा है। हमें अपने माल के लिए बिल्कुल सेफ जगह मिल गई है, इससे ज्यादा और सेफ क्या हो सकता है? हर्ष की बात सुनते ही मिस्टर डोगरा और हर्ष हंसने लगे। क्या होगा स्टॉकर का अगला कदम? अगले दिन सुबह के समय ब्रेकफास्ट के टेबल पर यशिका और मानव बैठे हैं। मानव को ब्रेकफास्ट के बाद अपने ऑफिस निकलना है। बुआ जी ने ब्रेकफास्ट करते हुए मानव से कहा, कल शिखा की कॉल आई थी मानव, उसने तुम दोनों को बहुत बार कॉल ट्राई की, लेकिन जब तुम दोनों का फोन नहीं मिला तो उसने परेशान होकर मुझसे बात की थी। मानव ने बुआ जी की तरफ देखा और कहा, अच्छा, कोई खास बात? मानव की बात का जवाब देते हुए बुआ जी ने कहा, नहीं मानव, बस अभी कुछ टेस्टिंग रह गई है और जो हो गई है उनकी रिपोर्ट्स कुछ की सही है, कुछ की नहीं, इतना ही बताया है शिखा ने। मानव को बताते हुए बुआ जी सुस्त हो गई। बुझी हुई आवाज में बुआ जी ने कहा, बात कर लेना तुम शिखा से। बुआ जी को सुस्त देखकर मानव ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा, जल्दी ही दादाजी हम सबके साथ होंगे यहाँ पर। अभी ब्रेकफास्ट टेबल पर मानव और बुआ जी बात कर ही रहे थे कि तभी मानव के सेल की घंटी बजी। मानव नंबर देखकर चौंका और बोला, वकील साहब की कॉल। मानव ने वकील साहब की कॉल पिक की और पूछा, जी वकील साहब, बताइए कैसे हैं, कैसे याद किया सुबह सुबह? मानव के सवाल का जवाब देते हुए वकील साहब ने कहा, मानव जी, मैंने आपको कॉल इसलिए मिलाया है कि आपकी शादी के लिए ऑफिशियल डेट और टाइम कोर्ट से मिल गया है। वकील साहब की बात सुनते ही मानव के चेहरे पर चमक आ गई और उसने खुश होते हुए वकील साहब से पूछा, हाँ, बताइए कब आना है और किस समय आना है? मानव की खुशी उसकी आवाज से छलक रही थी। वकील साहब मुस्कुराते हुए बोले, आपको कोर्ट में आकर साइन करना है तो आप कल आ जाइए। मानव ने वकील साहब से कहा, ठीक है, तो हम कल तय समय पर पहुंच जाएंगे, थैंक यू। और ये कहकर मानव ने कॉल कट कर दी। मानव ने कॉल कट करने के बाद यशिका की तरफ देखा। यशिका और बुआ जी सब मानव की तरफ ही देख रहे थे। ये नोटिस करते ही मानव के होठों पर स्माइल रह गई। फिर मानव ने मुस्कुराते हुए यशिका से कहा, यशिका, अब हम ऑफिशियली पति पत्नी बन जाएंगे। मानव के इतना कहते ही यशिका खुश हो गई और यशिका का फेस और आंखें खुशी के मारे दमकने लगी। तभी बच्चों ने हैरानी से मानव और यशिका की तरफ देखा और पूछा, कल आप दोनों की शादी है? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बच्चों। इतना सुनते ही बच्चों ने खुश होकर ताली बजाई और कहा, yippee, कितना मजा आएगा, अब हम भी चलेंगे। वैसे भी हमने कितने दिनों से कोई शादी नहीं देखी और कम से कम अच्छा अच्छा खाना तो खाएंगे। बच्चों की खुशी को समझते हुए मानव ने प्यार से उन दोनों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चे नहीं जाते और अगर खाने की बात है तो रात को तुम्हें ले चलेंगे डिनर पर। बच्चों ने जिद करते हुए कहा, लेकिन हमको जाना है। बच्चों की जिद पर यशिका ने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, हम लोग शाम को घूमने भी चलेंगे, ठीक है, और खूब मस्ती करेंगे। अरे बेटा, यहाँ आप लोग जा सकते तो जरूर लेकर जाते। फिर यशिका ने बुआ जी की तरफ देखा और कहा, आप ही समझाइए ना, बच्चे आपकी बात ज्यादा समझते हैं। यशिका की बात पर बुआ जी मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्या समझाऊं, तुम हो तो। यशिका को बुआ जी के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बुआ जी को देखा। फिर बच्चों की तरफ देखा और कहा, और हम लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे शाम को। यशिका के ये कहते ही बच्चे खुश हो गए। यशिका ने लेकिन जब बुआ जी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। यशिका ने फिर मानव की तरफ देखा और कहा, हमें कब जाना है मानव? मानव ने बुआ जी के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए यशिका से कहा, यशिका, कल हमें कोर्ट चलना है, कुछ पेपर साइन करने हैं, फिर हम ऑफिशियली पति पत्नी। आई होप उसके बाद ये सब इश्यू सॉल्व हो जाएं।
मानव की बात पर यशिका ने मानव की तरफ देखा और हामी में से हिलाया। एक तरफ मानव और यशिका कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हर्ष ने वानी को टेक्स्ट किया। हर्ष ने वानी को मैसेज में कहा, हाय कहाँ हो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जिसके नाम से ही वानी खुश हो गई। लेकिन वानी ने हर्ष को मैसेज में सिर्फ एक स्माइली भेजी। हर्ष वानी के मैसेज में सिर्फ इमोजी देखकर दंग रह गया और लिखा, कंजूसी की भी हद है वानी, मतलब इतनी फुर्सत नहीं कि मैसेज भी कर सको। हर्ष का मैसेज देखकर वानी मुस्कुराई और उसने मैसेज में पूछा, ओफ हर्ष, क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो? हर्ष को पूरी उम्मीद थी कि वानी सरप्राइज पूछेगी, इसलिए हर्ष वानी के इस मैसेज का इंतजार ही कर रहा था। मैसेज पढ़ते ही उसने फौरन टाइप किया, सरप्राइज का मतलब क्या होता है? अगर बता दिया तो सरप्राइज ही क्या रह जाएगा। वानी ने हंसते हुए एक इमोजी भेजी, जिसे देखते ही फिर हर्ष ने भी इमोजी का जवाब इमोजी से दिया। हार कर वानी ने लिखा, अच्छा चलो बताओ, छोड़ो ये लुका छिपी का खेल। हर्ष ने वानी का मैसेज देखकर खुद से कहा, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। फिर हर्ष मुस्कुराया और मुस्कुराकर उसने वानी से कहा, कल मिलो 4 बजे। वानी सेल हाथी में लिए बैठी थी, उसे हर्ष के मैसेज का इंतजार था। जब वानी ने हर्ष का मैसेज पढ़ा तो मन ही मन सोचा, हाँ वैसे भी क्या बुराई है, कल मिल लेते हैं, बेचारा बहुत दिनों से कह भी रहा है। और हर्ष के इस मैसेज का रिप्लाई हाँ में लिखने जा ही रही थी कि तभी वानी की माँ वानी के रूम में आई और बोली, वानी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वानी लेकिन अभी अपनी माँ से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने माँ को टालने के लिए कहा, क्या बाद में बात नहीं हो सकती? वानी की बात सुनकर वानी की माँ ने वही पास रखे काउच पर बैठते हुए कहा, नहीं जरूरी है, कहा ना। वानी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और फैले हुए पैरों को सिकुड़कर अपने एक हाथ को चिन के नीचे लगाकर माँ की तरफ देखा और कहा, बोलिए अब क्या कहना चाहती हैं? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो मुझे अभी सुनना है? वानी की माँ खुश होते हुए वानी से बोली, कल 4 बजे कुछ गेस्ट आ रहे हैं। वानी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, तो? वानी की माँ ने हैरानी के साथ वानी को देखा और अपनी कमर पर एक हाथ रखकर बोली, कहीं का प्रोग्राम मत बना लेना, ये बताना चाह रही हूँ, तुम्हारा रुकना जरूरी है। वानी अपनी माँ की ये बात सुनते ही हैरान रह गई और उसने माँ की तरफ हैरानी से देखा, फिर पूछा, मेरा रुकना क्यों जरूरी है? वानी की माँ ने वानी की बात सुनी और अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, कैसी लड़की है, कुछ समझती ही नहीं। अरे भाई तुमसे ही तो मिलने आ रहे हैं, हमसे थोड़ी ना। अपनी माँ की बात सुनकर वानी शॉक रह गई। उसका माथा ठनका और वो चिढ़ते हुए बोली, क्या बोल रही हो, वो मुझसे मिलने क्यों आ रहे हैं? वानी की माँ वानी की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, वो लड़के वाले हैं, तुमसे नहीं मिलेंगे तो भला किससे मिलेंगे? लेकिन अपनी माँ की बात से वानी को कोई खुशी नहीं हुई। वानी ने अपनी माँ की तरफ टेढ़ी नजरों से देखा और नजरों को उनके चेहरे पर जमाते हुए बोली, पर मेरी तो कल 4 बजे मीटिंग है, मैं कैसे यहाँ रुक सकती हूँ? वानी की बात सुनते ही वानी की माँ की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने गुस्से में वानी से कहा, तो मीटिंग कैंसिल कर दो। अभी वानी की माँ और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वानी ने बीच में ही रोका, मेरी मीटिंग पहले से तय थी, ऐसे कैसे मीटिंग कैंसिल कर दूं? वानी की माँ इस बात से चिढ़ गई और बोली, कोई बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग नहीं है जो तुम कैंसिल नहीं कर सकती, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। देखो मैं उन लोगों को मना नहीं कर सकती और अगर तुमने मना किया तो ये समझ लो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतना सुनते ही वानी का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने हैरानी के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, ये तो साफ साफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। वानी की माँ भी जिद पर उतर आई। उन्होंने उसी टोन में कहा, ऐसा ही समझ लो। वानी को कोई और रास्ता नहीं दिखा। हारकर उसने अपनी माँ से कहा, ठीक है बाबा नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही वानी की माँ खुश हो गई और उन्होंने वानी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर वानी के रूम से बाहर चली गई। जैसे ही वानी ने अपनी माँ को रूम से बाहर जाते हुए देखा, उसने फौरन हर्ष को मैसेज किया, हर्ष सॉरी कल नहीं आ सकती। हर्ष ने वानी का मैसेज पढ़ा तो पूछा, क्या हुआ? वानी ने एक साथ इमोजी के साथ लिखा, जरूरी काम है। एक तरफ वानी हर्ष को मिलने के लिए मना कर रही है तो दूसरी तरफ हर्ष मैसेज पढ़कर इरिटेट हो रहा है और उसने गुस्से में अपने आप से कहा, यार ये तो हद ही है, मैंने सोचा क्या था और क्या हुआ? मन में ये सोचते सोचते हर्ष ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। हर्ष की बहन हर्ष के चेहरे के उतार चढ़ाव वहाँ बैठी देख रही थी। उसने हर्ष को इस तरह चिड़चिड़ाता हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ भैया? इतना पूछते हुए हंस पड़ी। अपनी बहन को इस तरह से हंसता हुआ देख हर्ष को लगा कि वो उसका मजाक बना रही है। हर्ष ने अपनी बहन को घूर कर देखा और कहा, कुछ नहीं। हर्ष की बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, चिड़िया उड़ गई क्या हाथ से? बहन की बात सुनकर हर्ष ने दोनों हाथों को आपस में मलते हुए कहा, नहीं पकड़ में नहीं आ रही। हर्ष की बहन हर्ष का मजाक बनाते हुए बोली, सीरियसली आपको तो बहुत कॉन्फिडेंस था, तो अब क्या हुआ? हर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मालूम, लेकिन जल्दी ही इसे शीशे में उतारना पड़ेगा वरना कहीं सच में हाथ से ना निकल जाए। हर्ष की बहन 2 मिनट तक सोचती रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब क्या सोचा है? हर्ष ने अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा, यही कि जितनी जल्दी हमारा रिश्ता हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इतना सुनते ही हर्ष की बहन माथे पर बल डालते हुए बोली, लेकिन ऐसा कब होगा और कैसे होगा? हर्ष परेशान होकर कमरे में घूमने लगा। कुछ सोचकर अपनी बहन की तरफ मुड़ा और बोला, सोचता हूँ कुछ। एक तरफ हर्ष अपने कमरे में परेशान घूम रहा है तो दूसरी तरफ यशिका अपनी कोर्ट मैरिज की तैयारी में लग गई है। यशिका अभी तैयारियों में लगी हुई थी कि उसने सोचा, ये खुशखबरी पापा को देनी चाहिए, बेचारे कब से परेशान हैं हम लोगों की शादी के लिए। जब उन्हें पता लगेगा तो वो बहुत खुश होंगे। काश मैं उनके चेहरे की खुशी देखने के लिए उनके पास होती। इतना सोचते ही यशिका ने अपने पापा रवि वर्मा को कॉल लगाई। यशिका की कॉल देखकर रवि वर्मा ने मन ही मन सोचा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? इस समय यशिका की कॉल कैसे आई? रवि वर्मा ने कॉल पे करते ही एकदम से यशिका से पूछा, हाँ बेटा सब सही तो है ना? अपने पापा की इस बात पर यशिका को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए रवि वर्मा से कहा, रिलैक्स रिलैक्स पापा, हाँ हाँ सब सही है, मैंने तो बस आपकी एक चिंता को कम करने के लिए कॉल मिलाई थी। रवि वर्मा इस बात को सुनकर हैरान रह गए। वैसे भी आज उन्होंने बहुत दिनों बाद यशिका को खुश देखा था, इसलिए रवि वर्मा ने यशिका से कहा, हाँ बेटा क्या खुशखबरी है? वैसे जो भी खुशखबरी होगी कुछ अलग ही होगी, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज खनक रही है।
उससे पता चल रहा है। अपनी पापा की बात सुनकर यशिका शर्मा गई और उसने शर्माते हुए अपने पापा से कहा, ओह कम ऑन पापा, आप भी ना। दरअसल पापा आप गलत भी नहीं हैं। असल में कल मैं और मानव कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं फाइनली। यशिका से इस बात को सुनते ही रवि वर्मा बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरी हुई आवाज से यशिका से कहा, भगवान करे तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएं और तुम लोग हमेशा खुश रहो। वाकई में ये बहुत अच्छी खबर है। काश आज दादाजी ठीक होते तो बात ही कुछ और होती। ये खुशखबरी जो मुझे तुमसे मिल रही है तब तो दादाजी से मिलती। वो बेचारे कब से चाह रहे थे तुम्हारी शादी करना। यशिका की भी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी आंख के आंसू को पोंछते हुए अपने पापा से कहा, हाँ पापा आप सही कह रहे हैं। कोमा में जाने से पहले दिन ही तो उन्होंने एक बार फिर से कहा था कि तुम लोग शादी कर लो। एनीवे थैंक यू पापा, अब मैं फोन रखती हूँ, कल के लिए कुछ तैयारी करनी है। यशिका अभी कॉल कट करके सेल रखने ही जा रही थी कि तभी उसके सेल पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। यशिका ने जैसे ही उस नोटिफिकेशन को देखा तो वो शॉक रह गई। नोटिफिकेशन में न्यूज हेडलाइंस थी। यशिका ने अपने सेल को अनलॉक किया और उसकी स्क्रीन स्क्रॉल की। स्क्रीन स्क्रॉल करने के बाद सारे नोटिफिकेशन स्क्रीन पर ब्लिंक करने लगे। यशिका स्टॉकर की हेडलाइन पढ़कर हैरान रह गई। उसने जल्दी से मोबाइल हाथ में उठाया और स्क्रीन अनलॉक की। हेडलाइन पर टैप किया, पूरी न्यूज खुल गई। जैसे जैसे यशिका न्यूज पढ़ती जा रही है उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो गए हैं। न्यूज में लिखा है, मशहूर बिजनेसमैन मानव बजाज ने आज अपनी पत्नी यशिका को रंगे हाथों पकड़ा। इतना पढ़ते ही यशिका को चक्कर आने लगे। उसे लगा कि जैसे वो गिर जाएगी। यशिका का घबराहट से गला सूखने लगा। यशिका ने खुद को संभाला और बेड का किनारा पकड़ते हुए साइड वाली चेयर पर बैठ गई। फिर टेबल पर रखे हुए ग्लास में जग से पानी लेकर पिया। फिर यशिका ने गुस्से में खुद से कहा, क्या बकवास है, मेरा और एक्स्ट्रा माइल तरफ है। कौन है ये रिपोर्टर, पता करना पड़ेगा। जो मन में आया लिख दिया। पहले भी इन लोगों के कारण काफी तमाशा बन चुका है। और इतना कहते हुए मोबाइल को टेबल पर पटक दिया और हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। कुछ सेकंड के बाद यशिका ने सोचा, ये तो अभी एक वेबसाइट की न्यूज है, इसका मतलब और भी वेबसाइट कुछ ना कुछ परोस रही होंगी। और इतना सोचते हुए यशिका ने लपक कर फिर से मोबाइल उठाया और एक दूसरी वेबसाइट की न्यूज चेक की। इस पर लिखा है, यशिका का एक और आशिक पड़ा यशिका के पीछे। ये पढ़ते ही यशिका के माथे पर बल पड़ गए और यशिका ने गुस्से में खुद से कहा, इन रिपोर्टर्स को क्या कोई और काम नहीं है? वैसे भी इन लोगों का काम है पब्लिक तक न्यूज लाना, ना कि मसालेदार चटपटी बनाकर उसको परोसना। इस बात का हक किसने दिया इनको? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। यशिका गुस्से में बिफर पड़ी। तभी किसी काम से बुआ यशिका के कमरे में पहुंची, लेकिन यशिका को इतना परेशान और गुस्से में देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यशिका से पूछा, क्या बात है यशिका, क्यों परेशान हो? यशिका बुआ जी को सामने देखकर चौंक गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने बुआ जी से कहा, पता नहीं हमारी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। पल भर की खुशी के बाद फिर परेशानियां आकर खड़ी दिखती हैं। कितना परेशान थे हम लोग एक तो वो वायरल वीडियो की वजह से, ऊपर से घर की नीलामी और दादाजी की तबीयत। अब जैसे तैसे ये परेशानियां धीरे धीरे सुलझनी शुरू हुई तो फिर एक नई समस्या खड़ी होने लगी। यशिका की बात सुनकर बुआ ने सवाल भरी नजरों से यशिका की तरफ देखा और थोड़ा नजदीक जाकर खड़ी हो गई। फिर एक हाथ को कमर पर रखते हुए यशिका से बोली, कुछ बताओगी भी या यूं ही पहेलियां बुझाती रहोगी? यशिका ने आंसू भरी आंखों से कहा, दरअसल कल जब आपकी कॉल आ रही थी मैं कैफे में थी। एक स्टॉकर काफी समय से मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं उस स्टॉकर को पकड़ने के लिए उस कैफे में गई थी। बुआ ने आश्चर्य से यशिका से पूछा, स्टॉकर? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। यशिका ने बुआ की बात पर सिर झुका लिया और सिर झुकाए हुए कहा, हाँ यही तो गलती हो गई मुझसे। बुआ ने यशिका के चेहरे पर आंखें गड़ाते हुए कहा, मैं समझी नहीं यशिका, तुम कहना क्या चाह रही हो, पूरी बात बताओ। यशिका की आंखों से आंसू बहने लगे और बुआ जी की तरफ देखते हुए बोली, दरअसल मैंने मानव को इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा कि मानव पहले से ही काफी परेशान है, इसलिए मैं अपनी समस्या का हल खुद ढूंढूंगी और उसी सिलसिले में कैफे गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मानव को इस बात की भनक लग चुकी है और मानव भी वहां पर कैफे में पहुंच गया। लेकिन वो स्टॉकर इतना शातिर है कि उसने दूर से ही मानव को आता हुआ देखा और वहां से भाग गया। लेकिन इस बीच वहां पर रिपोर्टर्स पहुंच गए और फिर ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। इतना बोलते ही यशिका सुबकने लगी। बुआ का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और उन्होंने अपना सिर पकड़ते हुए यशिका से कहा, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मानव को कैफे में देखकर इन रिपोर्टर्स ने पूरी बात मिर्च मसाला लगाकर परोस दी है? यशिका ने हामी में सिर हिलाया और फिर मोबाइल में न्यूज खोलकर बुआ जी को दिखाते हुए बोली, अब क्या होगा, देखिए ना क्या क्या लिखा है न्यूज में। यशिका की बात सुनकर बुआ ने समझाते हुए यशिका से कहा, यशिका तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं करना चाहिए, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है और ये सब चलता ही रहेगा। रिपोर्टर्स का काम है न्यूज देना, तो वो अपना काम करेंगे ही। मिर्च मसाला नहीं लगाएंगे तो उनकी वेबसाइट कैसे चलेगी? यही तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठकर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना तो ये न्यूज तुम्हें परेशान करेगी ही। यशिका ने बुआ की बात सुनकर हामी में सिर हिलाया, फिर बुआ का हाथ पकड़ा और बुआ को अपने पास बिठाया। कुछ देर यशिका की आंखों से आंसू बहते रहे और फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को पोंछा और बोली, लेकिन इन रिपोर्टर्स की इस मिर्च मसाले की आदत से पहले ही हमारी लाइफ में बहुत टेंशन आ चुकी है और सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, पहले ही इतना तमाशा बन चुका है और अब ये। मैं जितनी कोशिश कर लूं, हर रोज कुछ ना कुछ नया तमाशा, नई मुसीबत से पर आकर खड़ी हो जाती है। समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। मैं तो सोच रही थी कि बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये अब एक नया बखेड़ा। क्या जवाब दूंगी मैं स्कूल वालों को? वो फिर सवाल खड़ा करेंगे। तंग आ गई हूं मैं हर चीज का जवाब देते देते। एक तरफ सोशल मीडिया पर स्टॉकर की न्यूज फ्लैश होने से यशिका परेशान है, तो दूसरी तरफ वानी को देखने जिन लड़के वालों को आना था उनके घर से वानी की मां के पास कॉल आई और उन्होंने वानी की मां से कहा, मिसेस रवि वर्मा माफ कीजिएगा, हम लोग आज वानी को देखने नहीं आ सकते, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है।
वानी की माँ इतना सुनते ही हैरान रह गई और उन्होंने घबराकर हड़बड़ाते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? अकेली कैंसर हुआ है ना? फिर कब आ रहे हैं आप लोग? दूसरी तरफ से लड़के की माँ ने कहा, नहीं, अभी हमारा कोई विचार नहीं है। बात ऐसी है कि हम शरीफ लोग हैं और हम अपने इकलौते बेटे का रिश्ता भी एक अच्छे घराने और शरीफ लोगों से ही करना चाहेंगे। वानी की माँ को ये सुनना बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभी तक तो सब सही था, अभी क्या नई मुसीबत आ गई? फिर वानी की माँ बोली, आखिर बात क्या है? हम भी शरीफ लोग हैं और समाज में हमारी भी पहचान है। वानी की माँ की बात पर लड़के की माँ हंसी और तुनक कर जवाब दिया, मिसेस वर्मा, सोच समझ कर बोलिएगा, कौन कितना शरीफ है सब पता है। और आपकी और आपके परिवार के लोगों की शराफत के किस्से तो आए दिन न्यूज बनकर फ्लैश होते रहते हैं। लगता है आपने आज न्यूज नहीं देखी। वानी की माँ शॉक रह गई और उन्होंने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? मैं भी तो सुनूं, मुझे भी तो पता चले कि आप हमें किस बात का दोष दे रही है। इस पर लड़के की माँ ने मिसेस वर्मा से कहा, ऐसा है कि आपके रिश्तेदारों को शौक होगा हर समय न्यूज में बने रहने का, लेकिन हमें ऐसा कोई शौक नहीं है, हमें अपनी कोई फजीहत नहीं करवानी। इतना सुनते ही वानी की माँ का माथा ठनका और उन्होंने मन ही मन कहा, लगता है इस यशिका ने कोई नया कांड किया है। अभी वानी की माँ ये सोच ही रही थी कि इसी बीच लड़के की माँ ने कहा, पहले उनका वीडियो वायरल था और अब वीडियो गया तो ये नया कारनामा। ये अजीब अजीब सोशल मीडिया पर न्यूज वाले बता रहे हैं कि आपकी लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, और जब आपकी बड़ी बेटी ऐसी होगी तो छोटी बेटी का क्या होगा? माफ कीजिएगा, हम आपके घर में रिश्ता नहीं कर सकते। वानी की माँ सिर पकड़कर बैठ गई। फिर उसने अपनी बात समझाते हुए कहा, देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी वानी तो बहुत अच्छी बच्ची है, बिल्कुल भी यशिका जैसी नहीं। लेकिन लड़के की माँ ने गुस्से में सॉरी हम नहीं आएंगे कहकर फोन पटक दिया। वानी की माँ की आवाज सुनकर रवि वर्मा और वानी भी उनके कमरे में पहुंच गए। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में सवाल किया। कॉल कट होते ही वानी की माँ ने घर पर तूफान खड़ा कर दिया। वानी की माँ ने गुस्से में कहना शुरू किया, पता नहीं भगवान कब इन लोगों से पीछा छूटेगा। ये लोग चाहते क्या है? घर से चले गए लेकिन अभी भी अपने कारनामे बंद नहीं किए। वानी अपनी माँ को गुस्सा करते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराई और अपने आप से बोली, तो उस रिपोर्टर ने अपना काम कर दिया। फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए वानी ने अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वानी की माँ ने वानी की तरफ देखा और माथे पर बल डालते हुए बोली, कुछ खबर भी है कि हमारी कितनी बदनामी हो रही है? रवि वर्मा अपनी पत्नी की बात चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वानी चिढ़ गई और उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं यशिका को क्या जरूरत थी ये सामान से छुपाने की। और इतना बोलकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अंदर कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और आराम से अपने बेड पर पैर पसारकर बैठ गई और मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर उसने मोबाइल को उठाया और हर्ष को मैसेज किया, प्लान इज ऑन। हर्ष ने वानी का मैसेज देखते ही पूछा, क्या हुआ, तुम्हें तो जरूरी काम था ना? वानी हर्ष का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई और रिप्लाई करते हुए लिखा, प्लान था लेकिन अब नहीं, हम कल 4 बजे मिलेंगे। इतना पढ़ते ही हर्ष की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तरफ हर्ष वानी से मिलने के लिए खुश है तो दूसरी तरफ मानव के ऑफिस में हर्ष कुछ पेपर्स लेकर मानव के केबिन में पहुंचा और पेपर्स को मानव के सामने रखा। मानव ने हर्ष की तरफ हैरानी से देखा और कहा, क्या हुआ हर्ष, क्या बात है, कैसे पेपर्स है ये? हर्ष ने मानव की तरफ देखा। वो मन ही मन घबराया, लेकिन उसने अपने फेस पर किसी भी घबराहट के एक्सप्रेशन को नहीं आने दिया और घबराहट के एक्सप्रेशन को छुपाते हुए बोला, असल में ये पेपर्स आपके साइन के लिए है। मानव ने आधा फेस ऊपर उठाकर गौर से हर्ष के चेहरे की तरफ देखा और आंखों से सवाल किया। हर्ष ने अपने दोनों हाथों को आपस में बांधते हुए थोड़ा सा आगे झुककर पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये पेपर्स गोदाम के डिस्पैच के पेपर्स हैं और आपकी परमिशन के बिना कुछ भी डिस्पैच नहीं हो सकता। हर्ष की बात सुनकर मानव अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके ओके। और फिर मानव ने बिना पढ़े वो सारे पेपर्स साइन कर दिए और हर्ष मन ही मन मानव को साइन करते हुए देख मुस्कुराता रहा। एक तरफ मानव को साइन करता हुआ देखकर हर्ष मन ही मन मुस्कुरा रहा है तो दूसरी तरफ निखिल अपने घर पर परेशान बैठा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। निखिल ने मन ही मन सोचा कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद आंखें बंद करे बैठे बैठे निखिल ने खुद से कहा, बेकार में बातें बिगड़ गई, समझ नहीं आ रहा मैं श्रद्धा को कैसे समझाऊं। वो भी तो अपनी जिद पर अड़ी बैठी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में दिमाग से काम ना ले और सच में ही पुलिस स्टेशन चली जाए। इतना सोचते ही निखिल के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और उसने झटके से पैर नीचे करे और एकदम से बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोचकर निखिल ने अपने एक हाथ की मुट्ठी को दूसरे हाथ के पंजे पर मारा और गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगा। उसके चेहरे से परेशानी और बेचैनी साफ झलक रही है। फिर अचानक से निखिल कुर्सी पर बैठा, पैरों को मेज के ऊपर रखा और हाथों को सिर पर रखकर सोचने लगा, अगर श्रद्धा ने सच कबूल कर लिया और उसने इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। मुझे हर हालत में श्रद्धा को तो रोकना ही होगा। निखिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे मोबाइल से नोटिफिकेशन टोन सुनाई दी। निखिल मोबाइल हाथ में लेकर नोटिफिकेशन रीड करने लगा। स्टॉकर वाली न्यूज पढ़ने के बाद एक बार को तो निखिल के होठों पर मुस्कुराहट छलकी, लेकिन जैसे ही उसने आगे पढ़ा कि मानव यशिका अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं, उसने गुस्से में टेबल पर रखी हुई बोतल पर पैर मारा और चीख कर बोला, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। निखिल ने पास में रखे ग्लास में वही रखी वाइन की बोतल से वाइन पलटी और एक घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। फिर खुद ही अपने आप से बोला, ये तो सब कुछ उल्टा हो गया। मानव अपने घर वापस पहुंच गया और उसने नया बिजनेस सेटअप शुरू कर दिया। यशिका भी उसके साथ रह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? और इतना कहते हुए वाइन के ग्लास को फर्श पर जोर से पटका। फिर अपने गुस्से पर काबू करते हुए बड़बड़ाया, ये तो बहुत ही गलत हुआ। इस श्रद्धा के चक्कर में मानव और यशिका के खिलाफ बिछाया पूरा जाल ही बिगड़ गया। अब तक की सारी प्लानिंग, सारा खेल पलट गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं श्रद्धा को गेम से आउट नहीं होने दूंगा। मुझे उसे मनाना होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। निखिल अपने फ्लैट पर सोच रहा है, श्रद्धा के चक्कर में मानव और यशिका को बर्बाद करने का पूरा प्लान चौपट हो गया है। अब समय है श्रद्धा से वापस हाथ मिलाने का, क्योंकि मुझे हर हाल में मानव और यशिका को बर्बाद होते हुए देखना है। ये सोचते हुए निखिल ने नेहा को फोन मिलाया।
नेहा ने निखिल की कॉल पिक की और गुस्से में पूछा, क्यों कॉल की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉल करने की? तुम्हें मालूम है ना कि श्रद्धा तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे भी श्रद्धा क्या, मुझे भी तुमसे नफरत है। कौन इस तरह से किसी लड़की के साथ करता है? निखिल ने नेहा को समझाते हुए कहा, नेहा तुम तो कम से कम मेरी पूरी बात सुन लो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। शायद हम दोनों की ईगो का नतीजा है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो श्रद्धा की भलाई के लिए ही है। अगर तुम नहीं सुनोगी या तुम श्रद्धा को नहीं समझाओगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी परेशानी में पड़ जाए। नेहा निखिल की इस बात से थोड़ा परेशान हो गई और उसने मन ही मन सोचा, देखती हूँ क्या कहता है। वैसे भी मुझे जानना है कि पुलिस किस लिए आई थी। ये सब सोचते हुए नेहा ने निखिल से कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? निखिल मन ही मन मुस्कुराया। उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और उसने नेहा से कहा, देखो नेहा, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने देखा ना उस दिन हॉस्पिटल में पुलिस आई थी। क्या तुमने श्रद्धा से पूछा कि पुलिस किस सिलसिले में आई थी? नेहा ने निखिल की बात का जवाब देते हुए कहा, श्रद्धा इस कंडीशन में नहीं है कि उससे कुछ पता किया जाए। इस पर निखिल ने कहा, ठीक है, पर तुम भी तो सोच रही होगी कि उस दिन पुलिस क्यों आई? नेहा ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। इस पर निखिल ने कहा, दरअसल श्रद्धा से एक एक्सीडेंट हो गया था और श्रद्धा एक्सीडेंट वाली जगह पर अपनी कार छोड़कर वहां से चली गई। इसलिए पुलिस ने जब श्रद्धा की कार को वहां पर ट्रेस किया तो सीधे सीधे शक की सुई श्रद्धा की तरफ मुड़ गई। और तो और पुलिस के पास वो फुटेज भी थी जो मैंने डिलीट करवा दी थी। अब तुम ही सोचो, अगर श्रद्धा जाकर सारी बात पुलिस स्टेशन बताएगी और ये सब कबूल करेगी तो वो अरेस्ट हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। इसलिए प्लीज तुम उसे समझाओ कि इन सब चक्करों में कुछ नहीं मिलने वाला। क्या हासिल करना चाहती है वो? वैसे भी वो एक्सीडेंट उससे गलती से हुआ था, पर अदालत सबूत मांगती है और सबूत उसके खिलाफ है। अदालत सबूतों के आधार पर अपना जजमेंट देती है। नेहा निखिल की बात सुनकर सोच में पड़ गई और फिर उसने निखिल से कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। एक तरफ निखिल नेहा से फोन पर बात कर रहा है तो दूसरी तरफ श्रद्धा अभी भी अपने कमरे में दरवाजा बंद कर बैठी है और वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं। नेहा ने निखिल से बात करने के बाद उसके दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नेहा ने दरवाजा दोबारा से खटखटाया और कहा, प्लीज श्रद्धा कुछ तो बोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन श्रद्धा ने फिर भी जवाब नहीं दिया। नेहा को श्रद्धा की चिंता होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, श्रद्धा बोल क्यों नहीं रही? कहीं उसने अंदर कुछ कर तो नहीं लिया? ये सोचते ही वो घबरा गई। फिर उसने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा और थोड़ा तेज आवाज में कहा, देखो श्रद्धा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अभी आसपास के कुछ लोगों को बुलाकर लाती हूँ। मुझे ये दरवाजा फिर तोड़वाना पड़ेगा। इतना सुनते ही श्रद्धा ने दरवाजा खोल दिया। सामने नेहा को खड़ा हुआ देखकर श्रद्धा ने कहा, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज व्हाई डोंट यू लीव मी अलोन। श्रद्धा की बात सुनकर नेहा ने आगे बढ़कर श्रद्धा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर आई और सहारा देकर बिठाया। फिर नेहा ने श्रद्धा से कहा, अगर तुम्हें अकेला छोड़ना ही होता तो मैं उसी दिन अपने घर वापस चली गई होती। तुम्हें इस समय मेरी जरूरत है। मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? देखो श्रद्धा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले कुछ खा लो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है और तबीयत खराब हो जाएगी। नेहा की बात का श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुमसुम बैठी रही, लेकिन उसकी आंख में आंसू है। नेहा भागकर किचन में गई और वहां से श्रद्धा के लिए सूप लेकर आई और श्रद्धा से बोली, लो पहले ये सूप पी लो। श्रद्धा ने भीगी हुई आंखों से सूप का बोल पकड़ा और धीरे धीरे सूप पीने लगी। नेहा श्रद्धा की तरफ देखते हुए बोली, श्रद्धा तुमने क्या हाल बना रखा है? श्रद्धा ने नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सूप बोल को टेबल पर रखा और अपनी आंखों से आंसू पहुंचने लगी। नेहा ने श्रद्धा को समझाने के लिए उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और श्रद्धा की ओर देखते हुए बोली, मेरी बात सुनो श्रद्धा, मुझे निखिल ने सारी बात बताई। उस दिन क्या हुआ था, जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात सोचो, इस सबसे तुम्हें निखिल वापस तो नहीं मिलेगा, तो फिर निखिल से बदला लेने के लिए अपनी लाइफ को दांव पर मत लगाओ। एक्सीडेंट तो तुमने जानबूझकर नहीं किया, इट वाज अ मिस्टेक। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट तुम्हें बख्श देगी? वो तुम्हें इसकी अच्छी खासी सजा देगी और सारे सबूत छुपाने और झूठा बयान देने के लिए भी फंस जाओगी और निखिल साफ निकल जाएगा। नेहा की बात सुनते ही श्रद्धा फिर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर नेहा ने उसके दोनों कंधों से पकड़ा और उसके मुंह को अपनी तरफ किया। फिर बोली, मेरी बात सुनो श्रद्धा, मेरी आंखों की तरफ देखो, तुम्हारा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जीवन में कोई भी इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसके लिए खुद को बर्बाद कर दिया जाए। तुम्हें अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करनी चाहिए और तुम अपनी बिजनेस पर ध्यान दो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना छोड़ दो। एक निखिल क्या, तुम्हें सैकड़ों निखिल मिल जाएंगे, लेकिन एक निखिल के लिए जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। इस बात में कोई समझदारी नहीं। ये सुनते ही श्रद्धा फूट फूट कर रोने लगी। श्रद्धा का रोना रुक नहीं रहा। नेहा उसे संभालने की कोशिश कर रही है। श्रद्धा का ब्रेकडाउन हुआ है और वो रोते रोते बोल रही है, कैसे छोड़ दूं निखिल को? मैं बहुत प्यार करती हूँ। इनफैक्ट आई लव हिम सो मच। तुमको पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया? देखा ना तुमने? इतना कहते कहते श्रद्धा का चेहरा लाल पड़ गया, आंखें सूज गई, आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। श्रद्धा अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछ रही है और बोल रही है, लेकिन आंसू थम नहीं रहे। नेहा ने श्रद्धा के आंसू पोंछते हुए कहा, बस बहुत हुआ, और नहीं रोना। दूसरा तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। किसी के आगे इतना कमजोर पड़ने से कुछ नहीं मिलता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? नेहा की बात सुनकर श्रद्धा ने हामी में से हिलाया और फिर रोते रोते नेहा की गोद में से रख लिया और नेहा से कहा, थैंक गॉड तुम यहाँ आ गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरे साथ। एक तरफ श्रद्धा अपने फ्लैट पर रो रही है तो दूसरी तरफ वानी की माँ भी अपने घर में है और उसका गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर है। वो किचन में काम करते हुए बर्तनों को पटक रही है और गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही है। गुस्सा है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वो गुस्से में बड़बड़ाई जा रही है। हर बार एक अच्छा रिश्ता आता है और इस यशिका की वजह से वो भी हाथ से निकल जाता है। पिछली बार कितने सारे रिश्ते मैंने ढूंढे थे, लेकिन इन लोगों के वायरल वीडियो की वजह से सबने मना कर दिया और अब ये नया कांड। पता नहीं कितने लंबे समय तक खींचेगा। कब शादी होगी मेरी बेटी वानी की? इस यशिका को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझती क्या है अपने आप को? मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर लगी हुई है। और इतना बोलते हुए वानी की माँ पैर पटकते हुए अपने रूम में आई और गुस्से में मोबाइल उठाया। मोबाइल उठाकर यशिका का नंबर मिलाकर कॉल लगाई। यशिका अपनी माँ की कॉल देखकर ही समझ गई। उसने बुझे हुए मन से कॉल पिक की और अपनी माँ से धीमी आवाज में कहा, जी मॉम। वानी की माँ गुस्से में तमतमाती हुई यशिका से बोली, जी की बच्ची, जीना हराम कर रखा है तुमने हमारा।
जब तक घर पर थी तो अड़ोस पड़ोस वाले सवाल करते थे, अब घर से चली गई हो तो भी चैन से नहीं रहने दे रही तुम्हें। अभी वानी की माँ और कुछ बोलती उससे पहले ही यशिका ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, पहले मेरी बात तो सुनिए। वानी की माँ ने यशिका को डांटते हुए कहा, कुछ नहीं सुनना, चुप हो जाओ, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन लो कान खोलकर। यशिका का चेहरा पीला पड़ गया और वो आंखों में आंसू लिए एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, कोई माँ को कैसे समझाए कि हर समय मैं गलत नहीं होती, लेकिन सिचुएशन और हालात हमारी तरफ उंगली खड़ी कर देते हैं। मुझे क्या पता था कि वहाँ मानव आ जाएंगे और वो स्टॉकर उन्हें देखकर भाग जाएगा और हमारा बना बनाया सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यशिका ने ये सब सोचते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वो अपनी माँ की आवाज सुनकर चौंकी। वानी की माँ यशिका से पूछ रही थी, मानव से मन भर गया क्या जो अब एक नए बंदे को पकड़ लिया? बताओ, क्या ये मेरे लिए संस्कार है? लोग बात मुझसे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कैसे संस्कार दिए, तो क्या मैं ऐसी हूँ या मेरे संस्कार ऐसे हैं? तुमने तो आज अपने साथ मुझे भी बदनाम कर डाला यशिका। यशिका अपनी माँ की बात सुनकर खिसिया गई। यशिका ने थोड़ा चिड़चिड़ाहट में कहा, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप ऐसा बोल रही हैं? मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं सच कह रही हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। यशिका के इतना कहते ही वानी की माँ भड़क गई और तेज आवाज में बोली, अरे मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ? तुमने आज तक कभी अपनी गलती मानी है? तुम्हारी तो कभी कोई गलती होती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर यशिका रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत करते हुए वानी की माँ से कहा, आप प्लीज ऐसा ना बोले, सच में मैंने कभी आपको गलत नहीं समझा और ना ही गलत कहा। लेकिन वानी की माँ ने यशिका की कोई बात नहीं सुनी, वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने गुस्से में यशिका से कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? फर्क तो हमें पड़ता है, तुम तो वहाँ मानव के साथ मजे कर रही हो। दुनिया क्या बोल रही है इसका असर ना तुम पर होगा ना तुम्हारे पति पर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वानी का घर नहीं बस पा रहा। हर कोई तुम लोगों के कारण उसे देखने से पहले ही मना कर देता है। यशिका ने अपनी माँ को बीच में ही टोका और रोते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, अगर आप लोग परेशानी में होंगे तो हमें परेशानी होगी और हमारा यकीन करिए, हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी तरह की कोई आंच आए या वानी को कोई भी परेशानी हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। यशिका की बात से वानी की माँ की आवाज का वॉल्यूम थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन यशिका से उन्होंने कहा, मैं नहीं मानती तुम्हारी ये बात। यशिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, माँ, वानी मेरी भी बहन है, उसकी चिंता मुझे भी है, प्लीज आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं खुद वानी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाशने की कोशिश करूंगी। वानी की माँ यशिका की ये बात सुनते ही ताना मारते हुए बोली, ओ रियली? तुम तो तुम्हारी एक कोशिश करो कि आगे फ्यूचर में कोई नया कांड मत करना ताकि लोगों के मुंह बंद रह सके। थक गई हूँ मैं, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ और उम्मीद है कि इतना तो तुम कर ही सकती हो। इतना बोलकर वानी की माँ ने कॉल कट कर दी। वानी की माँ कॉल कट कर जैसे ही मुड़ी, पीछे वानी खड़ी है। वानी को सामने खड़ा हुआ देखकर एक बार वानी की माँ सकपकाई, फिर दूसरी तरफ मुंह कर अपने रूम में जाने लगी। वानी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, वाह मॉम वाह, जब तक आप यशिका को चार बातें ना सुना दो आपको भी चैन नहीं पड़ता। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब आप यशिका को कोसती नहीं हो। वानी की माँ गुस्से में हाथ मटकाते हुए वानी से बोली, तुम्हारे पापा की लाडी क्या गुल खिलाती है वो उनको नहीं पता चलता, भुगतना हमें पड़ता है। देखो ना, एक अच्छा खासा रिश्ता मिला इतनी मुश्किल से, वो भी हाथ से निकल गया। अपनी माँ की बात सुनकर वानी मुस्कुराई और माँ से कहा, चलो अब रिलैक्स हो जाओ, वो बेचारी वहाँ बैठी हुई रो रही होगी। और इतना कहकर हंस पड़ी और अपने रूम में चली गई। एक तरफ वानी खुश हो रही है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा अपने कमरे में बैठे हुए दुखी हो रहे हैं। रवि वर्मा ने दुखी होते हुए अपने आप से कहा, बेचारी यशिका, पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी ये परेशानियां उसका। एक पल को वो बेचारी खुश होती है और फिर उसके बाद कोई ना कोई नई परेशानी आकर उन लोगों को घेर लेती है। एक तरफ रवि वर्मा परेशान है तो दूसरी तरफ यशिका अपनी माँ से बात करने के बाद कॉल कट होते ही रुआसी हो गई। यशिका ने टेबल पर मोबाइल रखा और भागकर बेड पर लेट गई, फिर तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। यशिका अपने रूम में वानी की माँ से बात होने के बाद रोई जा रही है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई हैं और चेहरा लाल पड़ गया है। तभी उसे रूम में बच्चों के लड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। यशिका ने बच्चों की लड़ाई की आवाज सुनकर सोचा, किसी बात पर बहस हो रही होगी, अभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन बच्चों के लड़ने का शोर बढ़ता चला गया। कुछ देर के लिए तो यशिका ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। फिर उसके बाद यशिका बेमन से उठी और अपने रूम से बाहर निकलकर लड़खड़ाते कदमों से लिविंग एरिया में जाकर देखा। दोनों बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। यशिका ने उस खिलौने की तरफ देखा। ये वही खिलौना था जो मानव ने अभी कुछ दिन पहले आर्यन को लाकर दिया था। आर्यन ने शुभम के हाथ से खिलौना खींचते हुए कहा, लाओ, ये मेरा टॉय है, मुझे दो, मुझे खेलना है इससे। और ये कहते हुए आर्यन ने शुभम के हाथ से खिलौना छीन लिया। अपने हाथ से टॉय को छिनता देख शुभम को तेज गुस्सा आया और उसने आर्यन को धक्का देते हुए उसके हाथ से वापस वो खिलौना ले लिया। एक खिलौने पर दोनों छीना झपटी कर रहे हैं और इस छीना झपटी में वो टॉय फर्श पर गिर गया और दो टुकड़ों में बंट गया। अपने खिलौने को इस तरह से टूटता हुआ देखकर आर्यन को बहुत गुस्सा आया और उसने शुभम को घूंसा मारा। शुभम को आर्यन का हाथ उठाना बुरा लगा और उसने आर्यन का हाथ मरोड़ दिया। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से मार पिटाई करने लगे। यशिका उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख हैरान रह गई। उसने आज से पहले तक बच्चों का ये रूप और इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं देखा था। यशिका ने सूजी हुई आंखों से दोनों को इशारे से मना किया, पर दोनों बच्चों ने यशिका के खड़े होने के बाद भी एक दूसरे से धक्का मुक्की शुरू कर दी। यशिका कुछ कहती उससे पहले ही शुभम ने आर्यन के बाल नोचते हुए कहा, दे मेरा खिलौना, देता है कि नहीं? आर्यन को बाल नोचने की वजह से तेज दर्द हुआ और उसने शुभम का कॉलर पकड़ लिया और शुभम को धक्का दे दिया। यशिका को बच्चों का इस तरह से लड़ना बहुत खराब लगा और वो बच्चों पर चिल्लाई, बच्चों को डांटते हुए कहा, स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट हैपेंड टू यू? लेकिन दोनों बच्चों में अभी भी गुथम गुथा चल रही है। यशिका ने गुस्से में दोनों बच्चों को खींचा और शुभम के एक थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ पड़ने पर शुभम रोने लगा और रोते हुए बोला, आर्यन को कुछ नहीं कहा, मेरी गलती थी क्या? शुभम के इतना बोलते ही यशिका ने डांटते हुए कहा, बस एक शब्द बोला तो और एक थप्पड़ लगाऊंगी। इतनी देर से मना कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? कहाँ से सीख कर आए हो इस तरह से लड़ना झगड़ना? दोनों बच्चे सहम गए और दोनों तेज दहाड़े मारकर रोने लगे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर बुआ जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई।
बच्चों को इस तरह रोता हुआ देख यशिका की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है यशिका, बच्चे क्यों रो रहे हैं? और बच्चों को चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम लोग? शुभम ने बुआ की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी गंदी है, उन्होंने मारा। शुभम की बात सुनकर बुआ जी हैरान रह गई और उन्होंने यशिका को समझाते हुए कहा, बच्चों पर ऐसे हाथ नहीं उठाते, तुमने अच्छा नहीं किया यशिका। बुआ की बात सुनते ही यशिका फट पड़ी, जिसे देखो मुझे समझाने चला आता है। कभी किसी ने सोचा है कि मैं कितनी परेशान हूँ? कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ? एक अकेली मैं क्या क्या देखती रहूं? आज ये लोग घर में लड़ रहे हैं, कल बाहर लड़ेंगे और जो भी देखेगा वो यही तो बोलेगा कि मैंने इन्हें संस्कार नहीं दिए, मेरे संस्कारों में खोट है। आज तो माँ ने भी बोल दिया कि मेरी वजह से मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा। दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए, हर कोई बस मुझ पर ही उंगली उठाता है। वो रोते रोते बैठ गई। बच्चे यशिका को इस तरह से रोता हुआ देख सहम गए। आर्य ने बुआ जी की तरफ देखकर कहा, मम्मा इतना रो रही है, सॉरी, अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे। और दोनों बच्चे यशिका को चुप कराने लगे। दोनों ने यशिका के सामने खड़े होकर अपने कान पकड़ लिए और बोले, मम्मा प्लीज रो मत, अच्छा नहीं लगता, सॉरी, अब हम नहीं लड़ेंगे, प्रॉमिस। हम लोग कैली के जैसे गुड बॉय बनकर रहेंगे, कोई भी आपको हमारी वजह से बैड मम्मा नहीं कहेगा। और ये कहते हुए वो दोनों बच्चे यशिका से चिपककर रोने लगे। यशिका को उन दोनों पर तरस आ गया और यशिका ने अपने आंसू पोंछकर दोनों को गले लगा लिया। दोनों को गले लगाए यशिका रोई जा रही है और रोते हुए कह रही है, माफ कर दो, सॉरी, परेशान थी मैं, परेशान होकर मैं तुम पर नाराज हो गई, मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन अब प्रॉमिस, परेशान होकर मैं तुम पर अपना गुस्सा कभी नहीं उतारूंगी। लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम लोग भी आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे। बोलो, प्रॉमिस करते हो ना? बच्चे और यशिका नीचे बैठे रो ही रहे हैं कि तभी मानव आ गया। यशिका और बच्चों को रोता हुआ देख मानव ने पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग रो क्यों रहे हो? यशिका ने अपने आंसू पोंछे और मानव को बताने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी आर्यन बोला, मम्मी ने हमें मारा। आर्यन के मुंह से ये सुनते ही मानव हैरान रह गया और उसने हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखा। यशिका की सूजी हुई आंखों को देखकर उसने मन ही मन सोचा, जरूर कोई बात है, यशिका परेशान लग रही है। अभी मानव यशिका के लिए सोच ही रहा था कि तभी शुभम ने कहा, मम्मी बोल रही है कि हम बैड बॉय बन गए हैं, इसलिए फिर मम्मा गुस्सा हो गई, लेकिन पापा अब हम कभी बैड बॉय नहीं बनेंगे। आर्यन ने भी मानव से कहा, हाँ पापा, सच में अब हम कभी बैड बॉय नहीं बनेंगे, प्रॉमिस। मानव ने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, इतने अच्छे बच्चे बैड बॉय हो ही नहीं सकते, चलो अब चुप हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मानव की बात सुनते ही बच्चों ने फटाफट अपने आंसू पोंछे और मानव की तरफ देखने लगे। मानव ने दोनों बच्चों को गिफ्ट दिए और कहा, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, अब कोई शैतानी मत करना। फिर मानव ने बुआ जी की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया। बुआ जी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। बुआ और बच्चों को जाते हुए देख मानव ने यशिका की तरफ देखा और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है यशिका, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई हैं? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? यशिका ने आंसू भरी आंखों से मानव की तरफ देखा और सिसकने लगी। फिर सुबकते हुए बोली, तुम्हें याद है कल जब हम कैफे में थे तो कुछ रिपोर्टर्स आ गए थे कैफे में? मानव ने ध्यान से यशिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो? यशिका ने मानव की तरफ देखा और रुआसी आवाज में कहा, उन रिपोर्टर्स ने मिर्च मसाला लगाकर पूरी न्यूज बना दी। यशिका की बात सुनते ही मानव मुस्कुराया और यशिका से बोला, बस इतनी सी बात से परेशान हो गई? यशिका ने मानव की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली, फिर बोली, पहले पूरी बात तो सुन लो। दरअसल उस न्यूज की वजह से वानी का रिश्ता होते होते रह गया। इस कारण माँ इतना स्ट्रेस हो गई कि उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई और बोली मेहरबानी करके भविष्य में ध्यान रखना। और यशिका फिर रोने लगी। मानव ने यशिका को रोते हुए देखा तो उसे चुप कराया और फिर यशिका को गले लगाकर बोला, तुम्हें तो पता है उनकी आदत, आज कोई नई बात नहीं है, कोई बात नहीं यशिका, परेशान मत हो। जैसे हर परेशानी धीरे धीरे सॉल्व हो रही है वैसे ये भी समस्या नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तुम बस उस पर फोकस करो, अब तुम आराम करो। इतना बोलते बोलते मानव की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होते हुए यशिका से कहा, यार एक बार तो मुस्कुरा दो, कल हम लोग ऑफिशियली पति पत्नी बन जाएंगे, कितनी खुशी की बात है ना? और फिर कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यशिका ने मानव की बात सुनकर एक फीकी सी स्माइल पास की और फिर अपने कमरे में चली गई। एक तरफ यशिका अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन परेशान है तो दूसरी तरफ निखिल ने नेहा को कॉल मिलाई और पूछा, तुमने श्रद्धा से बात की? नेहा ने अपनी चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दो। नेहा की बात सुनकर निखिल ने कहा, हाँ जरूर, बस ज्यादा देर मत करना। और फिर निखिल ने कॉल कट कर दी। एक तरफ नेहा से निखिल बात कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने घर पर रवि वर्मा ड्राइंग रूम में बैठी हुई अपनी पत्नी के पास गए और उससे पूछा, तुमने यशिका को कॉल क्यों की? क्या जरूरत थी उसको कॉल करने की? वानी की माँ ने मिस्टर रवि वर्मा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, क्या मतलब? रवि वर्मा माथे पर बल डालते हुए बोले, मतलब क्या जरूरत थी यशिका को इतनी खरी खोटी सुनाने की? कभी सोचा है उस बेचारी पर क्या बीती होगी? वानी की माँ ने इतना सुनते ही रवि वर्मा को घूरा और कहा, ओ बेचारी, आपके लिए पूरी दुनिया में बस एक ही बेचारी है और वो है यशिका। रवि वर्मा गुस्से में अपनी पत्नी से बोले, बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर समय उसके पीछे पड़ी रहती हो? उठते बैठते रात दिन बस यशिका के नाम की माला जपना ठीक नहीं श्रीमती जी। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब तुम उसको नीचा दिखाने की ना सोचती हो। माँ हो तुम उसकी, तो कम से कम माँ के जैसा व्यवहार तो करो। वानी की माँ ने मुंह बनाते हुए रवि वर्मा से कहा, माँ मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना अच्छा नहीं होगा, उसने कभी माँ माना है? रवि वर्मा अपनी पत्नी की बात काटते हुए गुस्से में बोले, ऐसा कौन सा समय है जब उसने तुम्हें रिस्पेक्ट ना दी हो? वानी की माँ मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे छोड़ो, अच्छी तरह से जानती हूँ, वैसे ये बात तुम्हारे तक आखिर पहुंच ही गई, भर दिए कान तुम्हारे उस चुगलखोर ने। पत्नी की बात सुनते ही रवि वर्मा को बहुत बुरा लगा और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, ये क्या बोलने का तरीका है? क्या मुझे क्या वैसे कहीं से पता नहीं चल सकता?
घर में रहता हूँ, सब जानता हूँ। कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं। कितनी मुश्किल से तो उनके जीवन में सब ठीक हो रहा था। उसे मुबारकबाद देनी चाहिए थी, पर तुमने तो उसे और 4 बातें सुना दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहते कहते रवि वर्मा की सांसें उखड़ने लगी और वो हाफने लगे। पर वानी की मां ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और वो तो अपना गुस्सा निकालती रही। रवि वर्मा जितना अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वानी की मां को रवि वर्मा का इस तरह से कहना बुरा लग रहा है और उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ऐसा क्या हो गया? किस बात की मुबारकबाद दी? वहीं रवि वर्मा ने अपनी पत्नी को घूर कर देखा और कहा, वो दोनों कल कोर्ट में शादी के पेपर साइन कर रहे हैं। उसके बाद वो दोनों लीगली भी पति पत्नी हो जाएंगे। इस बात को सुनते ही वानी की मां मजाक बनाते हुए बोली, हाँ तो अब इसमें क्या मुबारकबाद दूं? अभी भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे शादी? ये शादी भी तो दुनिया के डर से ही हो रही है, वरना कहाँ करने वाले थे ये लोग शादी। और तो और स्कूल वालों ने भी उनकी औलादों को नाजायज करार जो दे दिया। उन दोनों को वो लोग स्कूल में घुसने ही नहीं दे रहे। तुम्हें उनकी इस दिखावे की शादी की खुशी होगी, मुझे नहीं। एक तरफ वानी की मां की जो मन में आ रहा है बोले जा रही है और दूसरी तरफ रवि वर्मा का अचानक सिर घूमने लगा और सांसें तेज हो गई। तेजी से पसीना आने लगा। वो जमीन पर खड़े नहीं हो पा रहे। उनको पूरा कमरा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक रवि वर्मा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उधर वानी की मां बोल रही है कि कभी सोचा है कि तुम्हारी बेटी की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है सब उनके कारण है? आखिर वानी भी तो तुम्हारी ही बेटी है, कुछ लगती है वो भी तुम्हारी। उसकी शादी के लिए भी कभी कुछ सोचोगे, कुछ करोगे या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? उम्र निकलती जा रही है उसकी शादी की। अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? यशिका की नाम की माला। तो वो काम तो तुम ही करते रहो। तमतमाते हुए रवि वर्मा ने कहा, दोनों बातों में फर्क है। उसकी भी शादी होगी जब टाइम आएगा, पर ऐसे पीछे पड़ने से लड़का आसमान से नहीं उतर जाएगा। सिर्फ पैसों से लड़का अच्छा नहीं होता, उसकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। पर वानी की मां को उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो बहस पर उतर आई और बहसते हुए बोली, क्या फर्क है? मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता। अभी वानी की मां बोल ही रही थी कि रवि वर्मा के पैर लड़खड़ाने लगे। उनका सर घूमने लगा। वानी की मां फिर भी चुप नहीं हो रही थी। अब रवि वर्मा के कानों में जैसे उनके शब्द पड़ने बंद हो गए थे, पर ये बात वानी की मां को पता नहीं चली और अपनी पत्नी की बात सुनते सुनते उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। रवि वर्मा को अपने कानों पर अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है। उनकी सांसें तेज चल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सांस उखड़ रही है। वो अपनी पत्नी से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो अपनी धुन में यशिका के खिलाफ आग उगल रही है। अचानक से पूरा कमरा रवि वर्मा को तेज घूमता हुआ दिखाई देने लगा और धीरे धीरे उन्हें बेहोशी छाने लगी। उनका खुद पर काबू नहीं रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी गिर पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने एक हाथ से वहीं रखे सोफे का सहारा लेना चाहा और थोड़ी सी देर में ही उनकी आंखें बंद हो गई और वो चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़े। जहां एक तरफ वानी की मां यशिका के खिलाफ बोले जा रही थी, वहीं उनके सामने रवि वर्मा चक्कर खाकर गिर पड़े। वानी की मां इस समय दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी, पर जैसे ही उन्होंने कुछ गिरने की आवाज सुनी, उनका ध्यान उस ओर खींचा। वो पलटी और अपने पति को ऐसा बेहोश पड़ा देख वो घबरा गई और चिल्लाई, वानी देख तेरे पापा को क्या हो गया? वानी की मां घबरा गई और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। वो बार बार रवि वर्मा को छूकर देख रही हैं और उनको हिलाते हुए बोली, उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो। वानी की मां बार बार पागलों के जैसे रवि वर्मा का माथा सहला रही हैं, तो कभी हाथ, और बार बार उन्हें उठने के लिए कह रही हैं। सुनो जी, उठो। वानी जल्दी आओ, इधर देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया? लेकिन वानी अपने कमरे में किसी से कॉल पर बात कर रही है। उस तक अपनी मां की आवाज नहीं पहुंच पा रही। घबराकर वानी की मां भागी भागी वानी के रूम तक गई और उसके दरवाजे को पीटते हुए बोली, वानी बाहर आओ, देखो तुम्हारे पापा बेहोश हो गए। अपनी मां की आवाज सुनकर वानी एकदम चौंकी। फिर उसने जल्दी से कॉल कट की और एकदम से खड़ी होकर दरवाजा खोला। उसकी मां इस समय उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। अपनी मां को इस तरह से बदहवास देखकर वानी ने पूछा, क्या बात है मां, इतना घबराई हुई क्यों हो? वानी की मां वानी से हकलाते हुए बोली, वो उधर तेरे पापा वो गिर गए, जल्दी चलो। वानी अपनी मां की बात सुनते ही एकदम तेजी से ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ी। पीछे पीछे वानी की मां भी तेज कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ भागी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर वानी ने देखा मिस्टर रवि वर्मा फर्श पर बेहोश पड़े हैं। वानी रवि वर्मा को इस हाल में देखकर एकदम से चीखी, पापा क्या हो गया आपको? उठिए प्लीज, गेट अप। वानी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, इसलिए भागकर किचन में गई और पानी लेकर आई। फिर रवि वर्मा के फेस पर पानी के छींटे मारी। वानी ने जोर जोर से रवि वर्मा के हाथ पैर सहलाने शुरू किए। फिर भी रवि वर्मा को होश नहीं आया, तो उसने दोबारा से उनके फेस पर पानी की कुछ छींटे डाली। अभी वानी रवि वर्मा को होश में लाने की कोशिश कर ही रही है। इसी बीच वानी की मां ने डॉक्टर को फोन मिलाकर कहा, डॉक्टर साहब आप फौरन घर आ जाइए, इनको कुछ हो गया है। इतना बोलकर कॉल कट कर दी। तभी वानी की कोशिश से किसी तरह से रवि वर्मा को थोड़ा थोड़ा होश आया। वानी ने हड़बड़ाकर कहा, क्या हो गया था पापा आपको, बताइए। और ये कहते हुए उन्हें सहारा देकर उठाया, फिर सोफे पर लेटाया और वानी भागकर एक ग्लास में थोड़ा सा ग्लूकोज घोलकर लेकर आई। रवि वर्मा को देते हुए बोली, क्या हो गया था आपको, बताइए। रवि वर्मा ने वानी की बात का जवाब देते हुए कहा, पता नहीं, बस चक्कर आ गया। इस बीच वानी की मां ने डॉक्टर को कॉल करके घर पर बुला लिया। डॉक्टर ने आते ही रवि वर्मा का चेकअप करना शुरू किया और रवि वर्मा से बोले, क्या हुआ था, किसी बात का स्ट्रेस था क्या, बीपी इतना बढ़ चुका है? रवि वर्मा ने डॉक्टर की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस गुमसुम लेटे रहे। तभी वानी की मां ने आकर पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात हो गई, क्या हो गया, क्यों आ गया था चक्कर? इस पर डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिसेस वर्मा, रिलैक्स, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इनका बीपी बहुत हाई हो गया है, इनके लिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस खतरा बन सकता है, प्लीज इस बात का ध्यान रखें। और फिर दवाइयां लिखकर डॉक्टर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद वानी अपनी मां के पास आई और बोली, सुना ना आपके डॉक्टर अंकल ने क्या कहा, प्लीज मां थोड़ा शांत रहना शुरू कीजिए, हर वक्त ये शोर शराबा करना बंद करो, अच्छा नहीं लगता। वानी की बात पर उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ी रही। फिर वानी ने रवि वर्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें उनके रूम में छोड़ाई। रवि वर्मा को अपने रूम में जाता हुआ देखकर वानी की मां ने खुद से कहा,
लो, मुझे कह रही है मैं कौन सा शोर कर रही हूँ? यशिका के कारण हुआ है ये सब। अगले दिन जहाँ एक तरफ रवि वर्मा अपने रूम में आराम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मानव और यशिका कोर्ट में मैरिज के पेपर साइन करने जा रहे हैं। मानव बहुत खुश है। मानव ने यशिका को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कब से इंतजार था इस दिन का, एट लास्ट आज आ गया। काश आज यहाँ दादाजी भी होते। यशिका बस एक फीकी सी स्माइल देकर मानव की बाहों से अलग होकर अपने बाल संवारने लगी। मानव ने यशिका की तरफ ध्यान से देखा और उसके नजदीक जाकर कहा, यशिका, ये उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं वो सब तुम मुझे दे दो। वैसे भी मैं तुम्हें काफी परेशान कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फेस पर सिर्फ मुस्कुराहट रहे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई परेशानी तुम्हें छुए भी। आज से तुम ऑफिशियली मिसेस मानव बन रही हो, इसलिए तुम्हारे सारे दुख मेरे। यशिका मानव की तरफ देखकर मुस्कुराई। यशिका को मुस्कुराते हुए देखकर मानव ने कहा, दैट्स बेटर। फिर खुद को शीशे में निहारा और यशिका की तरफ देखते हुए पूछा, यशिका, आर यू रेडी? मानव की बात का जवाब यशिका ने हामी में से हिलाकर दिया। फिर मानव ने कहा, देखता हूँ बुआ जी रेडी है कि नहीं। ये कहकर मानव रूम से बाहर आ गया और बुआ जी के रूम की तरफ गया। वहाँ बुआ जी रूम से बाहर ही आ रही थी। मानव ने सामने से आती हुई बुआ जी से पूछा, आप तैयार हैं? मानव की बात का जवाब देते हुए बुआ जी ने कहा, हाँ, हम सब तैयार हैं। तभी मानव के पास दोनों बच्चे भी आकर खड़े हो गए। मानव ने उनकी तरफ देखा और फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है, आज इतने चुप चुप क्यों हो मेरे शेरों? मानव की बात सुनकर बच्चों ने कुछ नहीं कहा, वहीं सोफे पर चुपचाप बैठ गए। यशिका के अपने रूम से बाहर आते ही सब लोग कोर्ट जाने के लिए घर से निकलने लगे। तभी मानव से यशिका ने कहा, सुनो, मैं 1 मिनट पापा को कॉल कर लूं, पता चल जाएगा कि पापा कितनी देर में पहुंच रहे हैं। मानव ने हामी भरी तो इतना कहते ही यशिका ने रवि वर्मा को कॉल मिलाई, लेकिन रवि वर्मा के नंबर पर ऑपरेटर की आवाज आई, द नंबर यू आर डायलिंग इज आइदर स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज नेटवर्क एरिया। इतना सुनते ही यशिका के माथे पर बल पड़ गए और उसने मन ही मन कहा, स्विच ऑफ है। यशिका रवि वर्मा का नंबर नहीं मिलने पर परेशान होने लगी और परेशान होते हुए मानव से कहा, पता नहीं पापा का सेल स्विच ऑफ क्यों है, पापा तो कभी स्विच ऑफ नहीं करते। यशिका को इस तरह परेशान होता हुआ देख मानव ने कहा, कूल डाउन, परेशान मत हो, वानी के नंबर पर मिलाकर देख लो, पता चल जाएगा। यशिका को मानव की बात ठीक लगी और उसने जल्दी से वानी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से वानी की आवाज सुनते ही यशिका ने कहा, हाय वानी, पापा है? इतना सुनते ही वानी ने तंज कसा, मैं तुम्हें याद कर रही थी। यशिका वानी की बात से थोड़ा हैरान हो गई और उसे वानी का इस तरह कहना कुछ अजीब भी लगा। यशिका ने घबराते हुए पूछा, क्यों, क्या हो गया? वानी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी वजह से जो हो जाए वो कम है। यशिका वानी की बात सुनकर मन ही मन परेशान हो गई और उसने खुद से कहा, अजीब है ये लड़की, ना जगह देती है ना समय। फिर परेशान होते हुए वानी से बोली, साफ साफ बताओगी? वैसे मैं नहीं जानती क्या कि तुम मुझे कितना याद करती हो? वानी यशिका की बात का जवाब देते हुए बोली, कल तुम्हारे चक्कर में मम्मी पापा में कहा सुनी हो गई और इसकी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम भले ही इस घर से चली गई हो, लेकिन हमारी जिंदगी में तुम्हें परेशानियां खड़ी करनी अभी भी बंद नहीं की है। यशिका इतना सुनते ही रुआसा हो गई। मानव की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन आज पापा को तो मेरे साथ कोर्ट चलना था। यशिका की बात सुनकर वानी ने मुंह बनाया और फोन पर इरिटेट होते हुए बोली, पापा तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, इज दैट क्लियर? वानी की बात सुनते ही यशिका परेशान हो गई, उसका मुंह उतर गया और यशिका ने वानी से कहा, पापा की तबीयत खराब हुई थी तो बता देते, हम लोग डेट आगे कर लेते। वानी यशिका की बात पर मजाक बनाते हुए बोली, ओह रियली, तुम लोग पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, अब प्लीज और कुछ मत करो। इतना बोलकर वानी ने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही यशिका सुस्त हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मुंह झुकाकर बैठ गई। लेकिन मानव यशिका के फेस से समझ गया कि कोई तो बात है, कुछ तो हुआ है। मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रखा। मानव का टच पाकर यशिका ने मानव को देखते हुए कहा, मानव पापा नहीं आएंगे, वो उनकी तबीयत खराब हो गई है। एक तरफ यशिका रवि वर्मा के ना आने की वजह से परेशान है तो दूसरी तरफ वानी के फोन रखने पर उसकी माँ ने वानी से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने जो 2 बातें सुना दी, उसकी वजह से हमारा जीना हराम हो गया है, कल कहीं इन्हें कुछ हो जाता तो। अभी वानी की माँ वानी से बोल ही रही थी कि तभी रवि वर्मा अपने रूम से बाहर आ गए। वो जाने के लिए तैयार है। उन्हें तैयार देखकर वानी ने कहा, कहाँ जा रही हैं आप? रवि वर्मा ने वानी की तरफ बिना देखे बाहर की तरफ जाते हुए कहा, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वानी नाराज हो गई और उनके आगे आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे? आप चुपचाप घर में बैठिए। सुना नहीं, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। वानी की बात सुनकर रवि वर्मा ने वानी की तरफ देखकर कहा, यशिका मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना सुनते ही नाराज होते हुए वानी की माँ ने कहा, अभी भी उसी का सोच रहे हो जिसकी वजह से तबीयत खराब हुई। अपनी पत्नी की बात सुनकर रवि वर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी को घूरते हुए कहा, कल जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार भी तुम थी, यशिका नहीं। हर चीज के लिए उस पर उंगली उठाना बंद करो। फिर एक कदम आगे बढ़ाया और वापस पीछे मुड़कर वानी और वानी की माँ की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग चलो या ना चलो, पर मैं उसके पास जाऊंगा। इस समय उसको अपनी फैमिली की जरूरत है। फैमिली होती ही खुशी और दुख में साथ देने के लिए है, इसलिए नहीं कि ऐन मौके पर साथ छोड़ दे। रवि वर्मा को गुस्सा करता हुआ देख वानी थोड़ा नरम पड़ गई और रवि वर्मा से बोली, आप अकेले कैसे जाएंगे? आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। रवि वर्मा ने वानी की तरफ ध्यान से देखा। वानी अपने पापा से आंखें बचाने लगी। भीगी सी स्माइल के साथ रवि वर्मा बोले, मैं बाप हूँ तुम्हारा, ये मैं तय करूंगा कि कौन कहाँ जाएगा। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो चलो साथ में। वानी ने अपने पापा की तरफ हैरानी से देखा और मन ही मन सोचा, मैंने आज तक पापा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा। फिर रवि वर्मा से बोली, ठीक है, मैं चल रही हूँ आपके साथ, आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना बोलकर वानी अपने कमरे में चली गई और रवि वर्मा ने टेढ़ी नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखा। पहले तो वानी की माँ ने आप बचाने की कोशिश की और फिर रवि वर्मा से मुंह बनाकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, आ रही हूँ मैं भी। और ये कहकर वो भी तैयार होने के लिए अपने रूम में चली गई। एक तरफ वानी और वानी की माँ कोर्ट जाने के लिए अपने रूम में तैयार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ निखिल ने श्रद्धा को कॉल किया। निखिल की कॉल देखकर श्रद्धा ने पहले कॉल इग्नोर की
लेकिन निखिल के दोबारा कॉल करने पर श्रद्धा ने मन मारकर कॉल रिसीव की और पूछा, कहो निखिल, कैसे याद किया? निखिल ने श्रद्धा की आवाज सुनकर कहा, थैंक गॉड तुमने कॉल उठाई, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। श्रद्धा ने निखिल की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दोनों के बीच में कुछ सेकंड ऑकवर्ड साइलेंस रही। श्रद्धा ने उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, निखिल कुछ काम था क्या? निखिल ने श्रद्धा की बात का जवाब देते हुए कहा, श्रद्धा हम लोग फालतू के झगड़े में पड़ गए, हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए था। शायद हम लोगों को अपना मकसद याद नहीं रहा। देखो ना, हमने यशिका से जो कुछ भी छीना उसे वो सब वापस मिल गया। आज इनफैक्ट वो लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। अगर हम साथ रहते तो ऐसा कुछ नहीं होता। निखिल की बात सुनते ही श्रद्धा चिढ़ गई और उसने गुस्से में कहा, जब देखो यशिका यशिका यशिका, तुम क्या कभी यशिका से आगे भी कुछ सोच सकते हो? तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या जगह है, कभी सोचा है क्या तुमने? बताओगे मुझे? ये सुनकर निखिल सन्नाटे में चला गया। निखिल की बात सुनते ही श्रद्धा चिढ़ गई और उसने गुस्से में कहा, जब देखो यशिका यशिका यशिका, तुम क्या कभी यशिका से आगे भी कुछ सोच सकते हो? निखिल ने श्रद्धा को शांत करने के लिए कहा, कैसी बात कर रही हो श्रद्धा? श्रद्धा ने गुस्से में कहा, मैं ठीक बोल रही हूँ निखिल, आज ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो हर रोज ऐसा हुआ है। तुम फिजिकली हमेशा मेरे साथ थे, लेकिन तुम्हारा मन और दिमाग हमेशा यशिका के साथ था। श्रद्धा की बात सुनकर निखिल ने मन ही मन सोचा, यशिका मेरा क्रश है, मेरा प्यार है, आखिर उसके लिए कैसे ना सोचूं मैं? उसे मैं हासिल करना चाहता हूँ। कह तो सही रही हो, तो मेरी मजबूरी हो। लेकिन फिर अपनी सोच को लगाम लगाते हुए निखिल ने कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोल रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। श्रद्धा ने मुंह बनाते हुए कहा, समझ नहीं आ रहा या समझने की कोशिश नहीं कर रहे? तुम्हें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। निखिल ने तपाक से कहा, हाँ हाँ बताओ। श्रद्धा ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या जगह है, क्या मुझे बता सकते हो? कभी सोचा है तुमने, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ मायने रखती हूँ? बताओगे मुझे? ये सुनकर निखिल सन्नाटे में चला गया। निखिल को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा, क्योंकि वो तो सिर्फ श्रद्धा के साथ टाइम पास कर रहा है। निखिल ने अपने आप से कहा, इस समय तो तुम वो फंदा हो जो मेरे गले में जबरदस्ती कपड़ा है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी निकाल कर फेंक दूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। निखिल कुछ कहने के लिए जवाब ढूंढ ही रहा था कि तभी श्रद्धा निखिल की चुप्पी से फ्रस्ट्रेट होकर बोली, बताओ निखिल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या जगह है, मेरी क्या इंपॉर्टेंस है? तुम आज तक यशिका से ऊपर उठ ही नहीं पाए, चाहे प्यार हो या नफरत, तुम बस उसी के बारे में सोचते रहे। इतना बोलते बोलते श्रद्धा चुप हो गई। उसे यशिका की कही हुई बात अचानक याद आ गई। उस बात को याद करते हुए उसने निखिल से कहा, जानते हो नीलामी वाले दिन उस यशिका ने मुझसे क्या कहा था? आज घर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास फैमिली तो है। कितना सही कहा था उसने। सच में आज उसके पास घर भी है और फैमिली भी। लेकिन निखिल तुम्हारे पास क्या है? ना ही तुम्हारे पास फैमिली है, ना ही मेरे पास, और तो और हम लोग साथ भी नहीं है। निखिल श्रद्धा की बात चुपचाप सुनता रहा। फिर निखिल ने श्रद्धा से कहा, सुनो श्रद्धा। लेकिन निखिल को बोलने से रोकते हुए श्रद्धा ने कहा, कभी सोचा है तुमने इस बारे में निखिल? लाइफ में यशिका से थोड़ा ऊपर उठो निखिल, वरना तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तुम ऐसे ही बस ख्याली पुलाव पकाते रह जाओगे। और ये कहते हुए श्रद्धा ने कॉल कट कर दी। एक तरफ श्रद्धा निखिल से कॉल पर बात कर रही है तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को उस हैकर का पता चल चुका है, वही हैकर जिसने उसकी वो फुटेज डिलीट की थी। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, जाओ और उसे जाकर उठाकर लेकर आओ, कब तक बचेगा वो हमसे? हवलदार ने इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, लेकिन क्या वो सच बताएगा? इंस्पेक्टर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, वो चाहकर भी कुछ छुपा नहीं सकता। हवलदार दो और आदमियों के साथ हैकर के पास गए और उससे बोले, चलो हमारे साथ, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। हैकर हैरान रह गया। उसने शुरू में थोड़ी आनाकानी की, लेकिन मजबूरी में उसे पुलिस की जीप में बैठकर आना पड़ गया। और उसने आते ही इंस्पेक्टर पर अपना रौब दिखाते हुए कहा, आप किसी शरीफ को ऐसे कैसे बुला सकते हैं? इंस्पेक्टर हैकर की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हमारे पास तुम्हारी शराफत का नमूना है। हैकर को इंस्पेक्टर की बात समझ में नहीं आई और वो सोच में पड़ गया। तभी इंस्पेक्टर ने उसके नजदीक जाकर कहा, याद है एक फुटेज जो उधर नेशनल हाईवे का था? इंस्पेक्टर के इतना बोलते ही हैकर के हाव भाव बदल गए। उसके बदले हाव भाव को देखकर इंस्पेक्टर जोर से हंसा और हैकर से कहा, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम पहले ही घबरा गए। ये है तुम्हारी शराफत का नमूना, और कुछ दिखाऊं? हैकर ने इंस्पेक्टर से कहा, अब आप किस बारे में बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, हम जानने की नहीं बताने की बात कर रहे हैं। हैकर ने सीधा बनते हुए कहा, लेकिन मैं किसी ऐसे फुटेज के बारे में नहीं जानता। तभी हवलदार इंस्पेक्टर के इशारे पर कुछ पेपर्स लाकर टेबल पर रखकर चला गया। इंस्पेक्टर ने उन पेपर की तरफ इशारा करते हुए हैकर से कहा, देखो ये तुम्हारे खिलाफ सबूत है, हमें मालूम है कि वो फुटेज तुमने डिलीट की है, इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। हैकर बुरी तरह से घबरा गया, उसको पसीने आने लगे। इंस्पेक्टर ने हैकर की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर कहा, लो ये पानी पी लो, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमें सच सच बता दो। हैकर ने घबराहट में गटागट पानी पिया और ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहा, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, ज्यादा या कम ये हम खुद तय कर लेंगे, लेकिन ये बताओ ये फुटेज किसने डिलीट करने के लिए कहा? अभी तक तो तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब तुम कह रहे हो ज्यादा नहीं जानते, तो तुम जितना जानते हो उतना ही बता दो। हैकर ने घबराकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने इस फुटेज को बस डिलीट किया है, मैं और कुछ नहीं जानता। इंस्पेक्टर ने उस हैकर से पूछा, सही सही बताओ, तुम्हें ये फुटेज डिलीट करने के लिए किसने बोला था? हैकर चुप खड़ा रहा। उसे इस प्रकार चुप खड़ा देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया और उसने हैकर को धमकाते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बता रहा है या नहीं? हैकर ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। हैकर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर ने उसे फिर से धमकाया, सीधी तरह से बता रहा है या मैं अपनी तरह से पता लगाऊं? इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैकर ने हकलाते हुए कहा, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, बस इतना पता है कि मुझे किसी ने ऐसा करने को बोला। इंस्पेक्टर ने हवलदार को आवाज लगाई और कहा, ये ऐसे सीधे सीधे नहीं बताएगा,
हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। और ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने अपना डंडा घुमाया। इंस्पेक्टर को डंडा घुमाता देखकर हैकर डर गया और उसने बताया, मुझे इस नंबर से कॉल आया था और उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा काम करना है और मैंने कर दिया। ये कहते हुए हैकर ने इंस्पेक्टर को वो नंबर दिया। इंस्पेक्टर ने वो नंबर हवलदार को देते हुए कहा, ये नंबर पकड़ो और चेक करो किसका नंबर है, किस नाम से रजिस्टर्ड है। हवलदार ने नंबर नोट किया और इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, ठीक है सर, पता करके बताता हूँ। एक तरफ इंस्पेक्टर हैकर के दिए हुए नंबर को ट्रेस करने के लिए हवलदार से कह रहा है, तो दूसरी तरफ मानव, यशिका और बुआ जी कोर्ट पहुंच चुके हैं। मानव सीधा वकील साहब के चेंबर में गया और जाकर वकील साहब से हाथ मिलाया। वकील साहब मानव की तरफ देखते हुए बोले, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मानव ने एक स्माइल पास की और फिर वकील साहब से पूछा, वकील साहब कितनी देर है? वकील साहब ने जवाब दिया, बस 10 मिनट, आप लोग यहाँ वेट कर लीजिए। मानव सबके साथ कोर्ट के बाहर वेट कर रहा है। यशिका के चेहरे पर अभी भी उदासी है। वो उदास नजरों से अभी भी रवि वर्मा का इंतजार कर रही है। मानव ने यशिका की तरफ देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इशारों से कहा, चिंता मत करो। यशिका ने डबडबाती आंखों से मानव से कहा, मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना, आज ना तो मेरे साथ दादाजी हैं यहाँ पर और ना ही पापा। काश दोनों होते तो कितना खुश होते, काश ये सच होता। मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो यशिका, सब सही हो जाएगा। तुम अपना मन छोटा मत करो। जब दादाजी ठीक होकर आएंगे तो सोचो उन्हें ये पता लगेगा तो वो कितना खुश होंगे। और पापा का भी तो आने का प्रोग्राम था ना, अगर उनकी तबीयत खराब नहीं होती तो वो यहाँ जरूर आते। तुम भी जानती हो ये बात। कभी कभी परेशानियां एकदम से आती हैं। चिंता मत करो, हम यहाँ पेपर साइन करने के बाद उनसे मिलने चलेंगे। तुमको उनसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो तुम वहां जाकर ले लेना। यशिका ने आंसू भरी आंखों से मानव की तरफ देखा और कहा, ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है मानव? एक पल को मैं खुश होती हूँ और दूसरे पल ही मेरे सामने कोई ना कोई परेशानी होती है। एक तरफ यशिका और मानव दादाजी को याद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ यूएस में शिखा परेशान है। डॉक्टर ने शिखा से कहा कि दादाजी के होश में आने के चांसेस बहुत कम है। इस समय यूएस में रात है, इसलिए शिखा दादाजी के बेड के पास बैठी है। शिखा ने परेशान बैठे हुए मन ही मन सोचा, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अकेली सी पड़ गई हूँ। कितनी उम्मीद से दादाजी को यूएस लेकर आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। इधर मेरी मानव से भी कोई बात नहीं हो पाई है, ना ही मेरी उस दिन यशिका से कोई बात हो पाई। मैं मानव और यशिका को कैसे बताऊं कि दादाजी के ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। ये सोचते सोचते शिखा ने अपने होठों को दांतों के बीच में दबाया, फिर खुद से कहा, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ही। कुछ पल के लिए शिखा ये सब सोचते सोचते रुकी, दादाजी की तरफ देखा, फिर आंखों में आंसू लिए अपने आप से कहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मानव और यशिका घबरा जाएं। मानव का क्या हाल होगा? शिखा के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने दादाजी के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, प्लीज दादाजी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि हम सब लोग आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज दादाजी, ठीक हो जाइए, जान जाइए दादाजी। वहां मानव और यशिका भी आपके लिए परेशान है। दादाजी, मुझे भी एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे सॉरी कह सकूं। शिखा की आंखों से आंसू छलक गए। शिखा ने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बार फिर दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादाजी कम से कम आर्यन और शुभम के लिए ठीक हो जाइए। माना हम सबने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपको आर्यन और शुभम से तो कोई शिकायत नहीं। वो दोनों आपके बिना बहुत परेशान है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक तरफ शिखा मन ही मन दादाजी की तबीयत को लेकर परेशान है तो दूसरी तरफ कोर्ट में यशिका रवि वर्मा के ना पहुंचने की वजह से परेशान है। कोर्ट में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब यशिका और मानव का नाम बुलाया गया तो मानव ने यशिका से कहा, आओ यशिका अंदर चले, अब वो घड़ी आ गई है जहां हम तुम पति पत्नी बन जाएंगे। ये कहते हुए मानव ने यशिका की तरफ हाथ बढ़ाया और यशिका ने बुझे मन से मानव के हाथ में अपना हाथ दिया और दोनों रजिस्ट्रार के रूम में अंदर आ गए। रजिस्ट्रार ने मानव और यशिका की तरफ रजिस्टर करते हुए कहा, मिस्टर मानव और यशिका जी, आप यहाँ इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए और यहाँ रजिस्टर में भी। और ये कहकर रजिस्ट्रार मानव की तरफ पेन बढ़ाने लगा। मानव ने रजिस्ट्रार को स्माइल पास करते हुए कहा, पेन है मेरे पास। मानव पेपर पर साइन करने जा ही रहा था कि तभी वहां कोर्ट में एकदम हर्ष पहुंच गया। मानव और यशिका हर्ष को देखकर चौंके। हर्ष के हाथ में एक पैकेट है जिसमें से कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। हर्ष ने वो पैकेट मानव की तरफ बढ़ाया और मानव से कहा, माफ कीजिएगा सर, हालांकि आपने मुझे बुलाया नहीं था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं ये वरमाला लेकर चला आया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मेरे मन ने कहा कि पता नहीं वहां वरमाला होंगी कि नहीं, कोई लाया होगा कि नहीं, आपका इस तरफ ध्यान गया होगा कि नहीं, और फिर मैंने अपनी सोच को विराम लगाया और ये वरमाला आप लोगों के लिए ले ली। हर्ष एक सांस में सब कुछ बोल गया, लेकिन यशिका और मानव वरमाला देकर थोड़ा झेप गए। मानव ने हर्ष से वरमाला लेते हुए कहा, थैंक्स हर्ष, अच्छा किया। हर्ष ने मुस्कुराकर मानव की तरफ देखा और मन ही मन इतराया। उसे अपने किए हुए पर बड़ी खुशी हो रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये हुई ना बात, आखिर मैं हूं ही इतना स्मार्ट। मिस्टर मानव, आगे आगे देखते जाओ, मैं तुम्हें कैसे शीशे में उतारता हूँ। ये सोचते हुए उसने मानव की तरफ देखा और फिर अपने होंठ पर होंठ चढ़ाकर मुस्कुराया। मानव ने वरमाला पकड़ते हुए यशिका की तरफ देखा। यशिका अभी भी बहुत उदास है। मानव ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, ये लो यशिका। लेकिन यशिका का ध्यान दरवाजे की तरफ है। उसने मानव की बात नहीं सुनी और मन ही मन सोच रही है, काश पापा आप यहाँ होते। यशिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मानव ने यशिका के कंधे पर हाथ रखा। यशिका चौंकी और बोली, हाँ मानव, सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे, मैंने ध्यान नहीं किया। मानव ने यशिका को वरमाला पकड़ाई। इसी बीच रजिस्ट्रार ने यशिका से कहा, मैडम आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। यशिका ने रजिस्ट्रार की बात सुनकर हामी में से हिलाया और बुझे हुए मन से पेन पकड़ा। फिर एक बार उदास चेहरे और खोई हुई आंखों से दरवाजे की तरफ देखा और फिर वापस रजिस्टर में साइन करने के लिए झुकी। लेकिन यशिका को कुछ एहसास हुआ और उसने वापस दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रवि वर्मा खड़े हैं। उन्हें देखते ही यशिका खुश हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यशिका की नजर जब कोर्ट के दरवाजे पर गई थी
तो उसने वहां रवि वर्मा को खड़े देखा था। पहली बार में यशिका को ये अपना वहम ही लगा। उसने अपनी दोनों आंखों को मला और दोबारा से दरवाजे की तरफ देखा। सामने रवि वर्मा खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, आ गए पापा। रवि वर्मा भी बहुत खुश हैं। यशिका दौड़कर रवि वर्मा की तरफ पहुंची। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। यशिका उनको देखकर खुशी से उनके गले लग गई और बोली, पापा आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी। ये बोलते हुए यशिका की आवाज भर आ गई और उसकी आंखों से आंसुओं की छड़ी लग गई। रवि वर्मा की भी आंखों में आंसू है। उन्होंने यशिका की आंखों के आंसू पोंछे, फिर उसके माथे को चूमा और रवि वर्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी की खुशियों से बड़ा कुछ नहीं। बेटी की खुशियों ने बाप की तबीयत ठीक कर दी है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन था, मैं कैसे नहीं आता। ये कहते हुए रवि वर्मा की आंखों से आंसू टपक गए और उनकी आवाज भर आ गई। फिर यशिका ने रवि वर्मा का हाथ पकड़ा और रवि वर्मा को अंदर रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेकर आई। मानव भी रवि वर्मा को देखते ही खुश हो गया और उसने खुश होते हुए कहा, मेरा मन कह रहा था कि आप जरूर आएंगे। दादाजी नहीं है यहाँ, पर कम से कम आप तो हैं। आप दोनों को हमारी शादी का कितना इंतजार था। मानव ने देखा रवि वर्मा के पीछे पीछे वानी और वानी की माँ भी है। वानी ने यशिका को देखकर फीकी सी स्माइल दी और मानव की तरफ देखते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस मानव। मानव के चेहरे से खुशी साफ झलक रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर रवि वर्मा की पत्नी भी आएंगी। वानी की माँ चुपचाप खड़ी है। यशिका ने खुश होते हुए सबकी ओर देखा, फिर आंखों में खुशी के आंसू लिए सबसे कहा, थैंक्स मेरे इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए। इतना बोलकर यशिका वानी की माँ की तरफ मुड़ी और उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप आई, मुझे अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच रजिस्ट्रार ने दोनों से कहा, प्लीज यहाँ पर साइन कर दीजिए, मुझे अभी और भी मैरिज करानी है, वरना सब लोग लेट हो जाएंगे। यशिका ने खुश होते हुए पेपर पर साइन किए। फिर दोनों ने वरमाला उठाई और एक दूसरे के गले में डाली और खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। मानव के देखते ही यशिका शर्मा गई। वहां खड़े सब लोग ताली बजाकर मानव और यशिका को मुबारकबाद देने लगे। रजिस्ट्रार ने दोनों से कहा, अब आप ऑफिशियली पति पत्नी हैं। फिर दोनों ने सबसे आशीर्वाद दिया। एक तरफ यशिका और मानव ऑफिशियली पति पत्नी बन गए हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे इस मैरिज को देखकर बहुत हैरान हैं। शुभम ने हैरानी के साथ मानव से कहा, पापा ये कैसी मैरिज थी। शुभम की बात सुनते ही मानव मुस्कुराया। मानव कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन ने कहा, हाँ ये कैसी मैरिज थी। हमने तो सोचा था कि इसमें बैंड बजेगा, बाजा बजेगा और बारात आएगी, काफी सारे लोग होंगे, घोड़ा होगा जिस पर आप बैठोगे, सब लोग मस्ती करेंगे। तभी शुभम ने मुंह बनाते हुए कहा, और शादी वाला खाना भी नहीं है, क्या मस्ती। इतना सुनते ही वहाँ खड़े सब लोग हंस दिए। रवि वर्मा दोनों बच्चों की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, घोड़ा नहीं घोड़ी। दोनों बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, वो बस अपने नाना की तरफ देखते रहे। तभी मानव घुटनों के बल बैठा और दोनों बच्चों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे मैं पूरी तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी शादी वाली फीलिंग दे सकता हूँ। और बच्चों की तरफ पर्पसली देखने लगा। दोनों बच्चों ने भी मानव की तरफ देखा, फिर यशिका की तरफ देखा और फिर अपने नाना की तरफ देखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ सोचते हुए दोनों बच्चे मानव से बोले, आप क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मानव मुस्कुराया, फिर बच्चों से कहा, देखो बाकी चीजों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ शादी के जैसा टेस्टी खाना तुम अभी भी खा सकते हो। मानव की ये बात सुनते ही दोनों बच्चे हैरान हो गए और उन्होंने मानव की तरफ देखकर कूदते हुए कहा, सच में, लेकिन कैसे। हाँ पापा सच में खाना है, हमें तो खाना है। मानव बच्चों की क्यूरियोसिटी पर हंसा और बोला, ऐसा करते हैं, लंच करने चलते हैं। भाई हम सब लोग लंच पर तो जा ही सकते हैं ना। बच्चे इतना सुनते ही खुश हो गए और ताली पीटते हुए बोले, वाह मजा आ गया, हम सब लंच पर जा रहे हैं। बच्चों को खुश देखकर मानव भी खुश हो गया। यशिका ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और बोली, नॉटी। फिर मानव वहां खड़े सब लोगों की तरफ मुड़ा और सबसे कहा, वैसे भी कितना समय हो गया है, सबने एक साथ बैठकर लंच नहीं किया, तो आज हम सब लंच के लिए चलेंगे ना आप सब हमारे साथ। आप सब लोग हमारी खुशी में शामिल होंगे ना। मानव की बात का जवाब देते हुए सबने हामी भरी। इतना सुनते ही वहां सब लोगों के बीच खड़ा हुआ हर्ष उन लोगों के बीच से वहां से जाने लगा। मानव ने उसे रोका और पूछा, हर्ष तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी चलो हमारे साथ। हर्ष मानव की बात सुनकर हिचकिचाते हुए बोला, अरे आप सब लोग फैमिली के लोग हैं सर, आप सब लोग जाइए, मेरा आप सबके बीच में क्या काम, अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूंगा कबाब में हड्डी बंधे हुए। मानव ने हर्ष की बात का जवाब देते हुए कहा, हमें आदत है हड्डी खाने की भी। मानव की बात से हर्ष तक पकाया और मुंह झुकाकर बाहर निकलने लगा। मानव ने मुस्कुराते हुए हर्ष को आवाज लगाई और कहा, अरे जस्ट किडिंग। वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। फिर मानव ने हर्ष के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो नहीं जाना कहीं, तुम भी फैमिली के जैसे ही हो, साथ में चलो। हर्ष ने एक बार फिर से हिचकिचाते हुए मना किया, लेकिन मानव नहीं माना, तो हर्ष को मानव की बात माननी पड़ी। सब लंच के लिए 5 स्टार होटल में पहुंचे। वहां यशिका और मानव जैसे ही कार से उतरे, उनको देखकर वहां कुछ रिपोर्टर्स उनके करीब आने लगे, जिन्हें देखकर यशिका घबराई। मानव ने यशिका का हाथ पकड़कर उसे इशारों इशारों में रिलैक्स होने के लिए कहा और रिपोर्टर्स की तरफ देखकर मानव मुस्कुराया। उनमें से एक ने पूछा, आज क्या खास है सर, पूरा परिवार एक साथ, कुछ तो विशेष बात होगी। उनकी बात का जवाब मानव ने खुश होते हुए दिया और बोला, यस ऑफ कोर्स, आज खास बात ही है, आज हम लोग ऑफिशियली पति पत्नी बन गए हैं। इतना बोलकर मानव यशिका का हाथ पकड़ के होटल में अंदर जाने लगा। अभी उन रिपोर्टर्स के बीच में से एक महिला रिपोर्टर ने पूछा, मेरा सवाल यशिका जी से है, आप क्या उस टॉकर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी। रिपोर्टर के सवाल पर यशिका ने थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया। फिर रिपोर्टर के सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि मानव ने यशिका के हाथ को पकड़कर चुप रहने का इशारा किया और खुद बोला, नो पर्सनल क्वेश्चंस। तभी एक दूसरे रिपोर्टर ने मानव से कहा, आपको क्या उम्मीद थी कि आप सारी परेशानियों से एकदम बाहर आ पाएंगे। मानव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। तभी उन रिपोर्टर्स में से किसी ने पूछा, क्या आप कोर्ट में अपने को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। मानव कुछ कहता उससे पहले ही रवि वर्मा बीच में बोल पड़े।
मुझे लगता है आप गलत वक्त पर गलत सवाल कर रहे हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। इन सब सवालों के लिए आज कोई जगह नहीं। आप अपने सवाल संभाल कर रखिए, फिर किसी और दिन काम आएंगे। तभी एक महिला पत्रकार बोली, क्या मैं यशिका जी से एक सवाल कर सकती हूँ? रवि वर्मा ने पत्रकार की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, आज नहीं। हम लोगों की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, हमें उसे एंजॉय करने दीजिए। और मैं घर का बड़ा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्लीज बच्चों को तंग करना बंद कर दीजिए। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये कहते हुए रवि वर्मा ने सब रिपोर्टर्स के आगे हाथ जोड़ दिए और सब लोगों को अंदर चलने का इशारा किया। रवि वर्मा के हाथ के इशारे की तरफ देखकर सब लोग रेस्टोरेंट में अंदर आने लगे। तभी मानव को कुछ बात ध्यान आई और वापस मुड़कर उसने रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, एक बात और। रिपोर्टर्स वापस जाते हुए रुक गए और मानव की तरफ मुड़कर देखा। यशिका और रवि वर्मा भी हैरानी के साथ मानव की तरफ देखने लगे। यशिका ने घबराकर मानव का हाथ पकड़कर उसको अंदर चलने के लिए कहा। मानव ने इशारे से उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, और फिर वापस रिपोर्टर से मुखातिब होते हुए बोला, एक रिक्वेस्ट है, अब कोई मेरी बीवी यशिका पर उंगली नहीं उठाए, वरना आपको मुझसे निपटना पड़ेगा। इतना सुनते ही सारे रिपोर्टर्स इधर उधर देखने लगे। मानव की बात सुनते ही रवि वर्मा की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने खुश होते हुए मानव के कंधे पर हाथ रखा। फिर मानव और यशिका को लेकर होटल में अंदर आई। यहाँ सब अपनी अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर रहे हैं। रवि वर्मा ने खुश होते हुए कहा, भाई सबसे पहले मैं तो यहाँ पर गुलाब जामुन खाऊंगा और चाहूंगा कि सब लोग इस खुशी के मौके पर अपना अपना मुंह मीठा करें। रवि वर्मा की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में ही सब लोगों की पसंद की चीजें आ गई और सब लोग अपना मील एंजॉय कर रहे हैं कि तभी यशिका के मोबाइल पर कोई मैसेज आया। मैसेज की टोन से ही यशिका घबरा गई। खाते खाते उसके हाथ से स्पून लड़खड़ा गया और उसने घबराकर ग्लास उठाकर मुंह को लगाया, पर यशिका के हाथ कांप रहे हैं। यशिका का चेहरा सफेद पड़ने लगा और यशिका सन्नाटे में चली गई। खाते खाते अचानक मानव का ध्यान यशिका की ओर गया और उसने मन ही मन सोचा, क्या हुआ अचानक यशिका को? ये फिर क्यों इतना घबरा गई? एक तरफ मैसेज की टोन से यशिका घबरा गई तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर ने हैकर से नंबर लेकर ट्रेस करवाया। इंस्पेक्टर ने हवलदार को कॉल किया और पूछा, कुछ पता चला? हवलदार ने कहा, अभी नहीं सर, मैं पुलिस स्टेशन आकर आपको सब कुछ बताता हूँ। और ये कहकर हवलदार ने कॉल कट कर दी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद हवलदार ने आकर इंस्पेक्टर को बताया, सर ये नंबर तो फेक है। इंस्पेक्टर चौंका और अपने आगे खुली फाइल को बंद करते हुए बड़े ध्यान से हवलदार की तरफ देखा। फिर कुछ सोचकर पूछा, क्या मतलब फेक है? उस हैकर ने कहीं तुमको उल्लू तो नहीं बना दिया? हवलदार ने इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, मेरा मतलब है कि ये नंबर जिसके नाम रजिस्टर्ड है वो एड्रेस गलत है। इंस्पेक्टर एकदम से तैश में आ गया और उसने हवलदार से कहा, एड्रेस कैसे गलत हो सकता है? हवलदार ने आंखों को नीचे झुकाकर जवाब दिया, सर यहाँ पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता और अब से नहीं, कई सालों से कोई नहीं रहता। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तो तुम्हें डीलर से पूछना चाहिए था। हवलदार चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा रहा। इंस्पेक्टर ने परेशान होते हुए हवलदार से कहा, जाओ उस डीलर का पता लगाओ जिसने ये नंबर बेचा है। कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा। कोई कितना भी शातिर हो लेकिन कानून की नजर से नहीं बच सकता, वो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती के निशान छोड़ ही देता है। इंस्पेक्टर की बात पर हवलदार ने कहा, ठीक है सर, मैं उस डीलर के पास जाकर पता करता हूँ। और ये कहकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। एक तरफ इंस्पेक्टर नंबर को ट्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हर न्यूज चैनल पर यशिका की मैरिज की न्यूज फ्लैश हो रही है। निखिल अपने घर पर बैठा हुआ है और उसके सामने टेबल पर वाइन की बोतल और वाइन का ग्लास रखा है। साथ में टीवी चल रहा है। जैसे ही निखिल ने न्यूज चैनल लगाया तो वो शॉक रह गया। न्यूज हेडलाइंस पर लिखा था, आज की ब्रेकिंग न्यूज, यशिका और मानव ने ऑफिशियल शादी कर ली। इतना देखते ही निखिल फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने अपने हाथ का ग्लास जमीन पर पटक दिया। एक तरफ निखिल गुस्से में ग्लास जमीन पर पटक रहा है तो दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में मैसेज टोन की वजह से यशिका घबराई हुई है। यशिका ने अपनी घबराहट को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की और उसने मैसेज की तरफ से ध्यान हटाकर वापस फिर से चम्मच उठाया और अभी चम्मच से मुंह में कुछ खाने जा ही रही थी कि फिर से मैसेज की बीप टोन बजी। यशिका ने घबराकर सेल की तरफ देखा, फिर सबकी तरफ देखा और अपने लेफ्ट हैंड से सेल को अपने थाइस के नीचे छुपाने लगी। यशिका मैसेज को इग्नोर करना चाह रही है लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ पता चल रही है और मानव बराबर यशिका के फेस पर आने वाले उतार चढ़ाव को नोटिस कर रहा है। मानव ने खाते खाते अपने स्पून को प्लेट में रखा और यशिका के हाथ पर चुपचाप हाथ रखा। यशिका ने मानव की तरफ देखा। मानव ने धीरे से यशिका से कहा, घबराओ मत, क्या मैसेज है उसे पढ़ो। यशिका ने नाम एक गर्दन हिलाकर जवाब दिया। मानव ने यशिका की कमर पर धीरे से हाथ रखा, फिर चोर नजरों से सबकी तरफ देखा और फिर यशिका के पास सरकते हुए कान में कहा, मैं हूं ना, कह रहा हूं, तुम एक बार मैसेज रीड करो। यशिका धीरे से फुसफुसाई, लेकिन मानव ने यशिका के हाथ पर अपने हाथ का जवाब देते हुए कहा, क्या हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है इसमें। यशिका ने मानव के कहने पर हामी में गर्दन हिलाई और डरते डरते मैसेज बॉक्स खोला। जैसे ही यशिका ने मैसेज पढ़ा, यशिका के पसीने छूटने लगे और वो बहुत ज्यादा डर गई। घबराहट में उसके हाथ पैर कांपने लगे। यशिका ने जैसे ही मैसेज पढ़ा वो बहुत डर गई। उसके माथे पर पसीने की रेखाएं साफ दिख रही हैं और हाथ कांप रहे हैं। मानव ने यशिका के हाथ पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ यशिका, क्यों घबरा रही हो, क्या लिखा है मैसेज में। यशिका के शब्द कहीं खो गए हैं, वो बोल नहीं पा रही, बहुत डरी हुई है। उसने घबराते हुए मोबाइल मानव की तरफ खिसका दिया। मानव ने यशिका की तरफ देखते हुए मैसेज पढ़ा। मैसेज में लिखा है, तुमने मेरे बारे में सबको बताकर अच्छा नहीं किया यशिका, इसका खामियाजा तुम्हें भरना पड़ेगा। ये पढ़ते ही मानव को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में मोबाइल पटका और थोड़ी तेज आवाज में मानव के मुंह से निकला, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, समझता क्या है अपने आप को, बड़ा होशियार बन रहा है। मानव को गुस्से में बोलता हुआ देख यशिका ने बहुत धीरे से कहा, मानव, और सबकी तरफ इशारा किया। मानव को अपनी भूल का एहसास हुआ और मानव को वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान आया। वो सब लोग मानव की ही तरफ देख रहे हैं।
इसी बीच बुआ जी ने मानव से पूछा, क्या हुआ मानव? मानव ने उनकी तरफ देख फीकी सी स्माइल पास की और उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल किया और सबकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अरे कुछ नहीं प्लीज, कोई खास बात नहीं, आप लोग प्लीज लंच एंजॉय कीजिए। अभी मानव सबसे बोल ही रहा है कि यशिका ने आंखों ही आंखों में रवि वर्मा को इशारा किया। यशिका के इशारे को समझते हुए रवि वर्मा ने मुस्कुराकर बात संभालते हुए सबसे कहा, हाँ भाई सब लंच करो, किस चक्कर में पड़ गए? बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जब से होटल में आए हैं तब से वानी और वानी की माँ की नजर बस मानव और यशिका पर है। वानी की माँ ने वानी को कोहनी मारी। वानी ने अपनी माँ की तरफ हल्का सिर झुकाकर पूछा, क्या? वानी की माँ धीरे से वानी के कान में फुसफुसाई, अभी शादी को 1 घंटा नहीं हुआ और इन लोगों ने यहाँ तमाशा शुरू कर दिया। वानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, तमाशा नहीं करेंगे तो लाइमलाइट में कैसे आएंगे? इनका तो काम ही है तमाशा करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना। और फिर स्पून के साथ खाते खाते हर्ष की तरफ देखा। हर्ष भी वानी को देख रहा है। दोनों की नजरें मिली और वानी शर्मा गई। हर्ष ने वानी को देखते हुए इशारों इशारों में कहा, बड़ी खूबसूरत लग रही हो, और ये कहते हुए आंख दबा दी। वानी हर्ष की इस हरकत पर घबरा गई। उसने कनखियों से सबकी तरफ देखा, लेकिन वहाँ मौजूद सब लोग लंच खत्म करने में बिजी हैं। लंच के खत्म होते ही शुभम ने यशिका से कहा, मम्मा मुझे ना आइसक्रीम खानी है। शुभम की बात सुनते ही आर्यन खुश हो गया और चहकते हुए बोला, हाँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है, लेकिन मुझे फ्रूट वाली आइसक्रीम खानी है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हों। यशिका ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं अब हम चल रहे हैं, आइसक्रीम फिर किसी दिन खा लेंगे। दोनों बच्चे जिद करने लगे, नहीं अब हम यहाँ आए हैं, आइसक्रीम तो खाएंगे ही। यशिका दोनों बच्चों की हरकत पर झेल गई। वानी की माँ ने आंखें तरेते हुए दोनों बच्चों को देखा। वानी की माँ की इस हरकत पर रवि वर्मा ने उन्हें घूर कर देखा और बच्चों से बोले, हाँ हाँ आप लोग ही क्यों, सब लोग आइसक्रीम खाएंगे, लंच के बाद डिजर्ट तो बनता है। और इतना बोलते हुए रवि वर्मा ने वेटर को आवाज लगाई, प्लीज डिजर्ट का मेन्यू कार्ड दे दीजिए। वेटर ने मेन्यू कार्ड टेबल पर लाकर रखे। रवि वर्मा ने एक कार्ड वानी की तरफ, एक कार्ड हर्ष की तरफ और एक यशिका मानव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम बताइए। और फिर बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराए। बच्चों से उनकी पसंद की आइसक्रीम पूछने ही वाले थे कि आर्यन बोल उठा, नानू मुझे तो जिस आइसक्रीम पर बहुत सारी टॉपिंग्स हो वो लेनी है। आर्यन की बात खत्म होते ही शुभम ने कहा, नानू मुझे खूब सारी चॉकलेट वाली आइसक्रीम खानी है। बच्चों को तेज आवाज में बोलता हुआ देख यशिका ने मुंह पर उंगली रखकर बच्चों से कहा, हल्की आवाज में बात करते हैं, ऐसे शोर मचाना अच्छी बात नहीं, ये बैड मैनर्स हैं। बच्चों ने गर्दन हिलाकर कहा, ओके मम्मी। फिर बच्चों की डिमांड पर बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम आई और सभी लोगों ने अपने अपने पसंद की आइसक्रीम मंगाकर एंजॉय की। अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद दोनों बच्चे मानव की तरफ देखकर बोले, थैंक यू पापा, चले। फिर सब लोग एक दूसरे से विदा लेकर अपनी अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। मानव और यशिका ने चलने से पहले रवि वर्मा के पैर छुए। रवि वर्मा दोनों को गले लगाते हुए बोले, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो, कभी तुम्हें कोई परेशानी छू ना पाए। जो अब तक हुआ उसको भूलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। फिर मानव और यशिका ने वानी की माँ के पैर छुए। वानी की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, बस बस खुश रहो। वानी ने पैर छूते हुए यशिका और मानव को देखकर मन ही मन सोचा, वाओ सो ड्रामेटिक। फिर वानी की माँ बाप और वानी एक कार में तो मानव, यशिका, बुआ जी और बच्चे अपनी कार में और हर्ष अपनी कार में बैठ गए। एक तरफ यशिका, मानव और बच्चे अपनी कार से बजाज मैंशन जा रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी कार में वानी की माँ वानी से बार बार उस मैसेज और उस तमाशे की बात कर रही है। वानी की माँ रवि वर्मा को सुनाते हुए बोली, देखा तूने कैसे यशिका उस मैसेज को पढ़ते ही घबरा गई थी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। वानी अपनी माँ की बात सुनकर जोर से हंसी और बोली, कुछ, मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लगती है। वानी की बात पर आंख मटकाते हुए वानी की माँ ने हामी में गर्दन हिलाई और बोली, वैसे है कमाल की बात, पीछा करने वाले की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि बराबर में पति बैठा है और आशिक साहब बेफिक्र होकर अपना इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। वानी की माँ के इतना बोलते ही वानी जोर से हंसी, फिर हंसते हुए अपनी माँ से बोली, माँ आप भी कमाल हो। अपनी बेटी की बात सुनकर वानी की माँ बोली, कमाल तो मानव है, पता नहीं यशिका का कितना दीवाना है कि उसे आंखों से साफ साफ चीजें नजर नहीं आ रही। अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए वानी ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि नजर आ रही हो लेकिन वो इग्नोर कर रहा हो। फिर दोनों ने कनखियों से रवि वर्मा की तरफ देखा, लेकिन रवि वर्मा शांत बैठे हुए हैं। दोनों की सुनते रहे, बीच में कुछ नहीं कहा। अभी दोनों माँ बेटी यशिका का मजाक बना ही रही हैं कि इसी बीच वानी के मोबाइल की घंटी बजी। वानी ने पर्स से मोबाइल निकाला। मोबाइल पर हर्ष का नाम लिंक होते देख वानी ने तिरछी नजर से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर मोबाइल का वॉल्यूम हल्का किया और कॉल रिसीव की और बोली, हाँ हर्ष। वानी की आवाज सुनकर हर्ष बोला, यार बड़ी देर लगा दी कॉल पिक करने में, बिजी हो गई तो बाद में बात करता हूँ। वानी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं अभी कार में हूँ, तुम बताओ। हर्ष मन ही मन मुस्कुराया और बोला, आज का याद है ना, या विचार बदल गया? अभी हर्ष कुछ और बोलने ही वाला है कि वानी ने धीमे से कहा, नहीं नहीं। वानी का जवाब सुनते ही हर्ष के होंठों पर मुस्कान तैर गई। हर्ष ने खुद से कहा, फंस गई मछली। ये सोचते हुए हर्ष धीरे से हंसा, फिर वानी से बोला, ठीक है तो 4 बजे एजेंसी होटल रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वानी हर्ष की बात सुनते ही खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओके डन। उसके बाद हर्ष ने कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद हर्ष ने अपने आप से कहा, देखता हूँ अब तुम मुझसे कैसे बच सकती हो। ऐसा जाल बिछाया है कि तुम खुद ही उस जाल में से निकलना नहीं चाहोगे मिस वानी। यही तो मेरे प्लान का हिस्सा है। एक तरफ हर्ष वानी से मिलने की प्लानिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ कार में बुआ, बच्चे और मानव, यशिका एक साथ हैं। सब लोग चुपचाप बैठे हैं और कार अपनी स्पीड पर बजाज मैंशन की ओर दौड़ रही है, लेकिन कार में एक सन्नाटा छाया हुआ है। यशिका मन ही मन सोच रही है, पता नहीं कौन है ये आदमी और ये अब क्या करेगा। इसने तो साफ साफ मुझे धमकी दी है, काश मैं उस दिन इसकी हकीकत पता लगा पाती। तो दूसरी तरफ मानव ने कार चलाते हुए मन ही मन सोचा, एक बार इस आदमी का पता लग जाए, इसका वो हाल करूंगा कि इसकी 7 पीढ़ियां भी डर जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई यशिका को धमकी देने की? ये होता कौन है? लेकिन ये चाहता क्या है?
मुझे मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि यशिका बहुत डर गई है। ये सोचते हुए मानव ने यशिका की तरफ देखा। यशिका परेशान बैठी हुई है। फिर मानव ने अपने आप से सवाल किया, इस आदमी ने यशिका का पीछा करना तभी से शुरू किया है जब से ये सब परेशानियां स्टार्ट हुई हैं। कहीं इस आदमी के तार भी निखिल से तो नहीं जुड़े हैं? अभी मानव इस उधेड़बुन में लगा ही है कि तभी बुआ ने मन ही मन सोचा, कितनी अजीब सी बात है, ये आदमी ना मौका देता है ना वक्त, और हर समय यशिका के पीछे लगा रहता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और इतना सोचते हुए तभी अचानक बुआ बोली, ये आदमी है कौन? मुझे तो लगता है कोई जान पहचान का ही होगा। फिर इतना बोलकर एक बार तिरछी नजरों से यशिका की तरफ देखा और आगे बोली, मेरा मानना तो ये है कि जब तक ताली दोनों हाथों से ना बजे तब तक आवाज नहीं होती। वैसे भी पुरानी कहावत है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। बुआ की बात सुनकर यशिका एकदम हैरान रह गई और उसने पीछे मुड़कर बुआ की तरफ देखा। यशिका को बुआ की इस सोच पर बहुत आश्चर्य हुआ और मानव को अफसोस। बुआ का इस तरह कहना मानव को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मानव ने शीशे में से बुआ को घूर कर देखा। जैसे ही बुआ का ध्यान मानव की तरफ गया, उन्होंने अपनी बात को पलटते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है कि कहीं ये आदमी यशिका का कोई पुराना दोस्त ही तो नहीं? उसके और अपने दोस्तों की लिस्ट तो निकाल कर देखो, कौन हो सकता है ये आदमी? और फिर इतना बोलकर कार से बाहर देखने लगी। लेकिन मानव को उनकी बात कुछ हद तक ठीक लगी। अभी मानव बुआ की बात पर ध्यान देकर सोच ही रहा है कि ये लिस्ट जल्दी से जल्दी तैयार करनी है ताकि पता लगा सकूं कि मेरी यशिका को कौन तंग कर रहा है। जितने भी आदमी शक के घेरे में आएंगे उन सबका पता लगाना होगा। मानव कार चलाते चलाते अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहा है कि तभी ट्रैफिक में कार रुकी और कार के ठीक सामने एक बच्चा खिलौना बेचने के लिए आकर खड़ा हो गया। आर्यन और शुभम ने उस बच्चे को देखकर कहा, वाओ, कितने सुंदर खिलौने हैं। उन दोनों की बात सुनकर मानव यशिका कुछ बोल पाते उससे पहले ही शुभम ने एक्साइटेड होकर अचानक से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मानव और यशिका कुछ समझ पाते उससे पहले ही शुभम जाकर उस बच्चे के पास खड़ा हो गया। शुभम को ऐसा करते हुए देख यशिका चौंकी और परेशान होकर शुभम तक भागी, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल अब ग्रीन हो चुका है। ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होते ही सभी रुकी गाड़ियां चलने लगी। अपनी चारों तरफ गाड़ियों को चलता हुआ देख शुभम घबरा गया और रोने लगा। शुभम को रोते हुए देखकर यशिका चिल्लाई, शुभम वहीं खड़े रहो, हिलना नहीं, रो मत, आ रही हूं मैं। मानव ने भी घबराकर कार वहीं रोक दी। मानव कार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मानव के आसपास की कार्स हॉर्न बजा रही हैं और लोग मानव को बीच में से हटने के लिए बोल रहे हैं। एक ने तो आवाज लगाकर बोला, अरे कार चलानी नहीं आती तो लेकर ही क्यों निकले हो? तभी मानव के पीछे वाले कार के ड्राइवर ने अपनी कार से उतरकर कहा, बीवी और बच्चा संभाला नहीं जाता, रोड मैनेज नहीं है क्या? आप अपनी कार साइड में कर लो, आपकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। मानव ने कार से हाथ निकालकर इशारे से कहा, वेट, कर रहा हूं साइड में। एक तरफ तो मन मारकर मानव को कार पीछे करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ यशिका भागकर शुभम के पास पहुंच रही है। यशिका को तेज शुभम तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसके चारों तरफ कारें दौड़ रही हैं। जब तक यशिका भागकर शुभम तक पहुंची, तब तक एक आदमी आया और उसने शुभम को गोद में उठा लिया। उस आदमी को ऐसा करते हुए देख यशिका ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, शुक्र है भगवान का, भगवान ने इस आदमी के रूप में आकर शुभम को बचा लिया। यशिका अभी सोच ही रही है कि तभी उसने देखा कि वो आदमी यशिका की तरफ आने की जगह दूसरी दिशा में शुभम को लेकर जा रहा है। यशिका ये देखते ही सन्नाटे में आ गई और पागलों के जैसे उस आदमी के पीछे दौड़ने लगी। यशिका ने दौड़ते हुए उस आदमी को आवाज लगाई, रुको, सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही हूँ रुको। यशिका की आवाज देने के बाद भी वो आदमी शुभम को दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है। यशिका की भागते भागते सांस फूल गई और उसने एक बार फिर से उस आदमी को आवाज लगाते हुए कहा, तुम ऐसे इस तरह से मेरे बच्चे को कैसे लेकर जा सकते हो? रुक जाओ वहीं, रुक जाओ, रुक जाओ वहीं जाओ। कौन हो तुम? क्या यशिका शुभम को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत हो ना जाए।